है, कोई भी इस वीडियो को इग्नोर नहीं करेगा। जस्ट लिसन, आपके बहुत फ़ायदे की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। ये आपको दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड, तो इसको ये मत समझिएगा कि पढ़ाने वाला पढ़ा नहीं पाएगा, बताने वाला बता नहीं पाएगा। बस एक मिनट मेरी बात को सुनना। आपका साइंस का पेपर आ चुका है, क्लास 10th वालों का। मैंने पूरी प्लानिंग के साथ बहुत अच्छे तरीके से पूरी केमिस्ट्री को एक साथ कराने का वादा किया है, और इस पूरी आपको सिर्फ कुछ मिनटों यानी एक आध घंटे के अंदर पूरी केमिस्ट्री का हर वो पॉइंट बता दूंगा जहां से क्वेश्चन आते हैं। मेरा गेस पिछली बार भी बहुत अच्छा गया था, इस बार भी मैं सिर्फ गेस नहीं कर रहा हूं, बल्कि पूरा एनालाइज करके रात भर और कई दिनों की और पिछली कई सारी मेहनतों को लगाकर मैंने इस वीडियो को बना रहा हूं। इसलिए आप इसको इग्नोर मत करिएगा। भले ही मैं छोटी चीज़ों पे पढ़ा रहा हूं, बट आप देख लीजिएगा, एक बार भरोसा करके आप देखिएगा। तो चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। आप इतना भी पढ़ लोगे तो भी आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। तो चलिए हम जीरो से एकदम शुरू करते हैं। चलिए, आपका टॉपिक नंबर 1 है केमिकल चेंज। आप किसी को भी केमिकल चेंज कब बोलेंगे? या तो स्टेट का चेंज हो जाए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या कलर में चेंज हो जाए, पहले कुछ और कलर था बाद में कुछ और कलर आ गया है, गैस का एवोल्यूशन हो, और अपने सिलेबस के अंदर दो गैस आएगी नॉर्मली, एक हाइड्रोजन गैस आएगी और एक CO2 गैस आएगी। इन्हीं का रिलीज होता है नॉर्मली। टेम्परेचर का चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको देखना है। दूसरा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो क्वेश्चन आ चुका 2021 में 22 में। तो आपने कहा कि भाई हम जो भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, जो भी रिएक्शन मान लो ये वाली लिखते हैं, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि आपने 9th में पढ़ा था उसको फॉलो करना चाहिए। यानी मास को ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी अगर रिएक्टेंट में आपने यहाँ इस पूरे को मिला के 10 ग्राम लिया है तो फाइनल 10 ग्राम ही आना चाहिए टोटल ना। रिएक्टेंट का मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट का मास। नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यानी अगर 1 mg यहाँ पर है तो 1 mg यहाँ होना चाहिए। बट ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 2, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 2। तो हमने आगे क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी आपसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी नंबर ऑफ एटम भी सेम होना चाहिए। यही क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन उसने कहा था कि जो केमिकल कंपोजिशन है, देखिए पहले mg अलग था, O2 अलग था, अब दोनों एक साथ मिल चुके हैं, यानी जो कंपोजिशन था वो क्या हो? सेम नहीं है, चेंज हो चुका है। इसी पर क्वेश्चन ऑप्शन में बना हुआ था। एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखो ऑक्सीजन की प्रदेश में आप क्या कर रहे हो? जला रहे हो ना, बर्न कर रहे हो, तो ये व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब आते हैं हम सबसे पहली रिएक्शन के टाइप, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं इसको समझाता हूँ इस तरीके से। देखो ये रिएक्शन आपको रट लेनी है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड जिसे बोलते हैं क्विकलाइम, इस पूरे को मैंने लिख दिया VIP 2025 में। आपका जरूर ये क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड जो कि आपका सॉलिड क्विकलाइम सीमेंट के मैन्युफैक्चर में यूज किया जाता है, पहली चीज को याद रखना है। जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। कैसा? विगोरसली, यानी तेजी से रिएक्ट करता है। और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? देखो ये ऑक्साइड और ये हाइड्रोक्साइड, जिसे हमने बोला स्लैग्ड लाइम। और साथ में क्या रिलीज करता है? हीट। आप सबको पता है अगर कोई भी हीट रिलीज करता है उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो असर्शन रीजन में ये पूछा गया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्यों? क्योंकि ये हीट रिलीज करता है। अब मैं आगे का ही पोर्शन बता दे रहा हूं। जैसे ही CO2 को इसके अंदर पास करवाएंगे, यानी CO2 को टेस्ट करवाएंगे, ठीक है ना, CO2 तुरंत क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। यहां पे कैल्शियम, यहां पे आपका CO2 और यहां से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, जो व्हाइट PPT देता है। व्हाइट PPT जो लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कहां कहां पाया जाता है? लाइम स्टोन, मार्बल, चाक, और कई बार बच्चों को याद नहीं रहता, एग शेल के अंदर ये पाया जाता है। इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर रट के ही जाइएगा। दूसरा देखो Mg प्लस O2 अभी बताया था, MgO मैग्नीशियम का ऑक्साइड, कार्बन प्लस O2 कार्बन का ऑक्साइड, हाइड्रोजन O2 H2O बन गया। ये सारे देखो दो लोग मिलके, यहां देखो कितने लोग हैं? दो दो दो, तो दो लोग मिलके एक लोग बना रहे हैं, यानी ये कंबाइन हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोली जाएगी। फिर अगला टॉपिक आता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो एक्सो का मतलब क्या होता है? एग्जिट होना। एग्जिट का मतलब हीट रिलीज होना। तो देखो एक एग्जांपल पढ़ चुके हैं कैल्शियम ऑक्साइड वाला की हीट रिलीज होती है। दूसरा बर्निंग। बर्निंग यानी कंबस्टन, यानी जलाना। ये नेचुरल गैस, आपके नेचुरल गैस मेथेन, जब ऑक्सीजन की प्रदेश में जलाते हैं तो CO2 और H2O निकलता है, और साथ में आपका क्या निकलता है? जाहिर सी बात है आपका हीट निकलता है, ठीक। रेस्पायरेशन, यानी जो भी चीज हम खाते हैं, खाना खाते हैं, तो आपने ये बायोलॉजी में अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ा होगा कि ये ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है, यानी हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाती है, तो उससे CO2 गैस निकलती है, पानी, और साथ में क्या है? हमें एनर्जी मिलती है। किसके फॉर्म में मिलती है? अगर किसी को याद हो, ATP के फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक। आगे कंडेंसेशन। अब सबको ये पता होता है सॉलिड से अगर लिक्विड में, बड़ी बर्फ को पिघलाना है तो आपको हीट देनी पड़ेगी, लिक्विड से गैस में आपको हीट देनी पड़ेगी, यानी दो हीट देने का मतलब एंडोथर्मिक। लेकिन जब उल्टा प्रोसेस होगा कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब गैस से जब आप लिक्विड में कन्वर्ट होगा हीट रिलीज होगी, लिक्विड से सॉलिड में जाओगे तब भी हीट क्या होगी? रिलीज होगी। बात समझ में आई? दूसरा डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे बहुत
अच्छे तरीके से कि आप वाटर में एसिड को ऐड करते हो, एसिड में वाटर नहीं, वाटर में एसिड ऐड करते हो। कैसा? बूंद बूंद ऐड करते हो, थोड़ा थोड़ा ऐड करते हो, ताकि उसके अंदर हीट रिलीज होती है और एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये भी एग्जांपल एसिड और बेस जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, इसमें भी आपका क्या होता है? हीट रिलीज होता है। लगे हाथ हम लोग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन है? मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं अक्सर पीएस, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन मैं इसको अक्सर लिखता हूं। देखो CO2 और H2O मिलते हैं, अब इस पे ध्यान दीजिएगा। CO2 और H2O मिलते हैं, सबको पता है, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं और वाटर। बैलेंस करना है तो देखो शुरू में अगर आप बैलेंस वैसे भी कर सकते हो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, और सब में क्या है? 6, यानी एक जगह खाली वाटर वाले में आपको 12 मिलेगा, ग्लूकोज तो कुछ होता ही नहीं है। तो इस तरीके से आप बैलेंस, ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का पूछा जा सकता है, कहीं बायोलॉजी केमिस्ट्री किसी में भी, तो आपको यही ध्यान देना है। इसमें सनलाइट ले रहे हैं, सनलाइट ले रहे हैं, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सेकेंड टाइप की रिएक्शन पे आते हैं डीकंपोजिशन। डिकम्पोज का मतलब तोड़ना, ऐसे ही आपको पढ़ाया जाएगा बायोलॉजी के अंदर, डिकम्पोजर, बैक्टीरिया और फंजाई। तो डिकम्पोज, अब समझना, अगर कोई हीट के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसे बोलेंगे थर्मल। हीट का मतलब थर्मल, सनलाइट का मतलब फोटो। जैसे ये 4 एग्जांपल आपके हैं। फेरस सल्फेट है ना, फेरस का मतलब देखो यहाँ पर क्या है? +2 के अंदर है, इसलिए क्या बोला गया? फेरस बोला गया। यहाँ पे फेरिक बोला गया क्योंकि ये क्या है? +3 के अंदर होते हैं, ठीक। तो फेरस सल्फेट है, जब इसको हीट किया गया तो फेरिक ऑक्साइड, तो ये याद रखना, ये वाला याद रखना, सॉलिड है ना, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट, ठीक। बाकी SO2 और SO3 क्या है? 2 गैसेस रिलीज होती हैं। तो नंबर ऑफ गैसेस पूछा जा सकता है, कितनी गैसेस होती हैं इसके अंदर? 2 गैसेस होती हैं, इसको भी स्टार लगा लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से। अब समझना, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, जाहिर सी बात है कैल्शियम ऑक्साइड। और एक चीज हमेशा याद रखना, मैं अभी से बोल रहा हूं, आपको याद क्या रखना है, कहीं भी आ जाए आपको CO3 और CO3 को हीट किया गया है, तो CO3 से कौन सी गैस निकलेगी? CO2, यही याद रखना। CO3 का जब भी रिएक्शन हो किसी के साथ, कौन सी गैस निकलेगी? CO2, याद रखिएगा, वेरी VIP। इसके बेस पे 2025 में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलो दूसरा, अब ये वाला देखो, मेरे हिसाब से ये वाला आप 2025 के लिए खास रख लो, एनसीईआरटी में नहीं है बट कई बार आया है। KClO3 क्लोरेट होता है, ठीक है ना। इसके अंदर जब आप हीट करोगे तो KCl अलग हो जाएगा, KCl अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। बैलेंस करना आपको आना चाहिए। दूसरा, ये तो भाई फिक्स है 2025 के लिए, इसको तो मैं हमेशा के लिए फिक्स करता हूं। देखो लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट है भाई, ये नाइट्रेट है, ये क्या? PB, लेड है, सॉलिड हीट किया तो एक तो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, नाइट्रोजन अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन अपने में कन्वर्ट हुआ। याद क्या क्या रखना है? पहली चीज आपको बैलेंस याद रखना है। बैलेंस, अगर इसको करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, एक याद रख लेना कि अगर यहां से हमने बस 2 से मल्टीप्लाई किया है, जैसे ही यहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां भी आपसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और चूंकि ये ज्यादा हो गया है इसलिए नाइट्रोजन 4 हो चुका है, इसलिए आपको यहां 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आप एक खाली याद रखिएगा, यहां हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। ब्राउन फ्यूम देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी बनते हैं कि ब्राउन फ्यूम देता है। कैसा फ्यूम देता है? ब्राउन फ्यूम देता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आते हैं उसके बाद, इसी में है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर। देखो इलेक्ट्रो का मतलब होता है करंट, लाइसिस का मतलब हो तोड़ना, यानी करंट की प्रेजेंस में आप पानी को तोड़ रहे हो, एनोड कैथोड की रिएक्शन। जब भी आ जाए नाम इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, तुम समझ जाना कि आपने बैटरी बनाई है, इसमें एनोड कैथोड ऐसा ऐसा लगाया है, पूरा आपका फिगर नंबर 1.6 आपको दिया हुआ है, ठीक। चलो, तो वाटर को हमने तोड़ना, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, देख लेना। 3 नंबर क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाएंगे। देखो वाटर को आपने तोड़ा, किसमें टूटेगा भाई? सबको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा। बैलेंस करो, सबसे पहले बैलेंस करना आना चाहिए कि देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी आपको ऑक्सीजन 2 है, तो यानी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आसान है याद, पहला पॉइंट बैलेंस करना। दूसरा पॉइंट का याद रखना है, एनोड ऑक्सीजन पे मिलती है, कैथोड, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कौन? O2 प्रोडक्ट है, तो यानी ये एनोड पे मिलेगा और ये कैथोड पे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो कैथोड होगा उस पे वॉल्यूम डबल क्यों आता है, या एनोड पे वॉल्यूम हाफ क्यों आता है? समझना, देखो यहाँ आपने किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया है, यानी यहाँ 1 है, यहाँ जबकि आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यानी अगर यहाँ 1 लीटर आएगा तो यहाँ 2 लीटर आएगा, यहाँ 2 तो यहाँ 4, यानी उसका डबल वॉल्यूम आएगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दूसरा, इसमें आप H2SO4 क्यों ऐड करते हो? क्यों H2SO4? देखो H2SO4 एक एसिड होता है, एसिड के अंदर आयन होता है, ताकि आपका पानी अच्छा कंडक्टर हो पाए, इसलिए कंडक्टिविटी बढ़ जाए, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? H2SO4 यानी कोई एसिड यूज करते हैं। अगला जो 2025 के लिए एक नंबर आपको मिल सकता है, एक ही नंबर भैया मिलेगा इसमें। देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा, सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज टू सनलाइट। तो आप सबको पता है सिल्वर जो क्लोराइड होता है, अगर सनलाइट की प्रेजेंस में उसको छोड़ा जाए तो ये सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन पूरा गैस के फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो ये हर चीज याद रखना है कि ये गैस है और ये सॉलिड है, ठीक है ना। 2025 के लिए बैलेंस करना तो आपको आसानी से इसमें आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली चीज, चाहे सिल्वर क्लोराइड हो चाहे सिल्वर ब्रोमाइड हो, दोनों को इस तरीके से तोड़ा जा सकता है। सनलाइट क्या एनर्जी दे रही है? बिल्कुल सनलाइट एनर्जी दे रही है।
है, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। असर्शन रीजन इसका बहुत अच्छा बन सकता है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में असर्शन आपका आएगा कि ब्लैक फोटोग्राफी में क्यों यूज किया जाता है, असर्शन आ जाएगा। रीजन आप देंगे, रीजन ये देंगे कि ये टूट जाता है। बात समझ में आई? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पे बन सकता है। चलिए अगले टाइप की रिएक्शन पे आते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर। क्वेश्चन कैसे आएगा वो बताता हूं आपको। आपको दिया रहेगा आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, पहचानना रहेगा, या अ पीस ऑफ जिंक ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अक्सर करके आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ही दिया रहेगा, इसलिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है ना। चलो एग्जांपल देखते हैं। देखो ये आयरन है, ये नेल मैंने माना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसका कलर होता है ब्लू। अब सबको पता है आयरन मोर रिएक्टिव होता है अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज। आयरन तगड़ा होता है, कॉपर एकदम बेकार होता है। याद रखना कॉपर एकदम बेकार होता है। तो आयरन इसको हटा देगा, तो देखो कॉपर हो गया अलग, अब सल्फेट के साथ बैठ गया कौन? आयरन। बात समझ में आई? तो ये ब्लू कलर है। अब ब्लू कलर कैसा हो चुका है? फेड हो चुका है, ब्राउनिश हो चुका है। तो ये भी आपका रीजन पूछा जा सकता है। तो आप कहोगे कि भैया यहां से असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी अच्छे से बन सकता है। क्यों ऐसा हुआ? कलर क्यों फेड हुआ है? क्योंकि इसने डिस्प्लेस कर दिया। दूसरा जिंक कॉपर सल्फेट, तो जिंक भी क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस कर देगा। दूसरा पीबी प्लस CuCl2, अब फिर कॉपर आया तो यानी कॉपर हट जाएगा। तो देखो तीनों में कॉपर आ रहा है, कॉपर हट जा रहा है, अकेला हो जा रहा है, और ये काम हो जा रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही। अगला जिसको क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है नहीं बट आया हुआ है, आयरन FeSO4 एल्युमिनियम। सबको पता है एल्युमिनियम आयरन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी रिएक्टिव होता है। ये ग्रीन कलर का है, लेकिन जब ये हट जाएगा तो ये कलरलेस बन जाएगा। तो एक एग्जांपल आप दे सकते हो कि कहां कलर कर चेंज हुआ है। इसका याद रखना, ये फार्मूला आप याद रखना कि आयरन के साथ जब भी सल्फेट आएगा 2:3 के रेशियो में आएगा। क्यों? ये +3 में होता है और ये -2 में होता है, इसलिए ये एक्सचेंज हो जाएंगे ये सबको। तो ये आप रट लेना, इंपॉर्टेंट है। अगली टाइप की रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ध्यान क्या देना है। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक आयन का इधर का एक्सचेंज हो रहा था, एक मतलब इधर से इधर हो जा रहा था। डबल का मतलब इसमें आयन का एक्सचेंज, चेंज नहीं की बात है, एक्सचेंज यानी एक का इधर एक का इधर। इसको ध्यान देना, एटम का नहीं होगा, सिर्फ किसका होगा? आयन का। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पीपीटी फॉर्म होगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये पहली बार अभी आया है यहाँ पे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यही वाला, देखो सोडियम सल्फेट। हो सकता है नाम लिख के दे दे कि सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में या बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट में मिलाया जा रहा है। तो पहले तो आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए। जैसे रिएक्ट करेंगे, देखो सोडियम के साथ अभी क्या है? सल्फेट, और इसके साथ क्लोराइड। तो अभी सोडियम के साथ क्या चला जाएगा? क्लोरीन, और यानी कुल मिला जुला के ऐसे एक्सचेंज हो गया है। तो इसे ही क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद क्या रखना है? ये व्हाइट कलर का इसमें बनता है, पीपीटी बनता है, जो कि इनसॉल्युबल होता है, नीचे बैठ जाता है, और पीपीटी इनसॉल्युबल है मतलब सॉलिड के फॉर्म में होता है। दूसरा, अब अगले कई सारे एग्जांपल देखो, बेरियम क्लोराइड का एल्युमिनियम सल्फेट के साथ फिर से आयन का क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा, इसका इधर इसका इधर। पीबी के साथ आई नाइट्रेट, इसके साथ चला जाएगा। ये पूरा आपका, इसमें आपको ये वाला याद रखना है। मैं जो कह रहा हूं 2025 के लिए, आप ये वाला याद रखिएगा, बैलेंस के साथ याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगली दो रिएक्शन आपके सामने है। अगली रिएक्शन आपकी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सबको पता होता है क्या है? ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, और इसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं क्या बताता हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। देखो ये कॉपर है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट किया गया है, तो कॉपर का बन जाएगा ऑक्साइड। अब बताओ कॉपर पहले अकेला था, अब बन गया ऑक्साइड, तो ऑक्सीडेशन हुआ। ध्यान क्या रखना, ये ब्लैक कलर का है। क्वेश्चन कैसे आएगा? इस तरीके से कि कॉपर पाउडर को आप स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये कॉपर पाउडर है, तो ये ब्लैक कलर का ऑक्साइड बन जाएगा। अब जैसे ही आपने हाइड्रोजन के साथ इसको हीट करवाया, अब देखो ये क्या हो चुका है? इसने ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया, तो एक बार ऑक्सीडेशन हुआ और एक बार क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। अगला ZnO जिंक का ऑक्साइड है प्लस कार्बन, इसको रिलीज कर देगा, यानी Zn और CO ये बन जाएगा। अब ध्यान देखना, यहां पे मैं जो बता रहा हूं, मैं एक थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। कार्बन पहले अकेला था, अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, इसका मतलब कार्बन ने का खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये कैसा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो याद ये रखिएगा कि भाई देखो, जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो दूसरे को करेगा, उल्टा चलना है, जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो दूसरे को करेगा रिड्यूस, तो एजेंट बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। नाम क्या है? RA मैंने शॉर्ट फॉर्म में रिड्यूसिंग एजेंट, या दूसरा नाम इसका देते हैं रिडक्टेंट, है ना। इसका उल्टा चलो, जिसका होगा रिडक्शन दूसरे का करवाएगा ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैं एक ही लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे देखो ये आपके 2025 के लिए, ये वाला 2025 के लिए इसको बहुत खास करता हूं, बैलेंस के साथ आप करना। MnO2 मैग्नीज का ऑक्साइड, HCl और MnCl2 और H2OCl2, ये रिएक्शन पहली बात तो आपको याद होनी चाहिए। अब खुद देखना, यहां पे Mn के साथ ऑक्सीजन है, जबकि यहां पे ऑक्सीजन उसकी हट गई है, यानी ये रेड्यूस हुआ है। तो जो रेड्यूस होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाता है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका तो एक का रेड्यूस होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा, ये देखना।
इसमें देखो सोडियम के साथ पहले सोडियम अकेला था, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस, तो ये इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, ये करवाएगा दूसरे को रिड्यूस, तो रिड्यूसिंग एजेंट। अगले दो लास्ट आपके टॉपिक इससे कोरिजन और रेंसिडिटी। तो कोरिजन मैंने जो मेटल नॉन मेटल वाले पेज नंबर 53 पे जो दिया हुआ है उसको भी ऐड कर दिया है कि देखो सिल्वर एयर की प्रेजेंस में सल्फर से रिएक्ट करता है, एयर में सल्फर होती है, बन जाता है सिल्वर सल्फाइड, तो ये सिल्वर शाइनी कलर का होता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, कॉपर ब्राउन कलर का हो जाता है, अपना ब्राउनेस छोड़ देता है, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आपका बना लेता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो 2025 के लिए मेरी तरफ से ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ग्रीन कोट हो जाता है। आयरन में रस्टिंग होती है, मॉइस्ट एयर, अब मॉइस्ट में क्या होता है, नमी पानी, एयर का मतलब ऑक्सीजन होता है, ये रस्ट हो जाता है जो ब्राउन कलर का होता है, और सबको पता होता है रस्टिंग एक ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। रेंसिडिटी, कोई भी जो फैट और ऑयल वाला सब्सटेंस होता है, चिप्स वगैरह जो भी हो जाती है, वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। अब हमें क्या करना है, उस ऑक्सीडेशन होने से बचाना है, तो एक काम करेंगे, जो भी बचाने वाला केमिकल या जो भी चीज डालेंगे उसे हम बोलते हैं देखो एंटी ऑक्सीडेंट, है ना। और नाइट्रोजन गैस, तो कुछ क्वेश्चन आता है भाई नाइट्रोजन गैस क्यों डालते हैं, इसलिए नाइट्रोजन गैस डालते हैं ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज ना करवाने पाए, एयर टाइट में रखेंगे ताकि एयर ना जाने पाए, रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा बचा सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 आपका 100% तरीके से पूरा खत्म होता है। अब आगे चलते हैं एसिड बेस वाले चैप्टर पे। चलिए एसिड और बेस पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ध्यान का एसिड बेस मैंने लिखा है, फिर अभी रिएक्शन में आपको पूरा बताऊंगा। एसिड सबको पता है H प्लस देता है, बट ध्यान क्या देना, इक्वस, जब तक पानी नहीं होगा तब तक X प्लस नहीं देगा वो, ये ध्यान देना है। बेस में क्या होता है, OH माइनस इक्वस में देता है। एसिड सोर होता है, बेस बिटर होता है। एसिड क्या आता है, देखो एसिड में डी है, रेड करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। मैंने कैसे याद रखा इस चीज को, देखो ऐसे याद रखना है, बेस ब्लू करता है, सिंपल है भाई, रेड और ब्लू टाइप के लिटमस पेपर होते हैं, बेस ब्लू करता है, सीधा क्या है ना, बेस ब्लू करता है। स्लिपरी और सोपी टच का होता है, दोनों गुड कंडक्टर होते हैं, हम पढ़ेंगे ये सारी चीजें। देखो स्ट्रॉन्ग में क्या याद रखना है आपको, HCl, H2SO4, HNO3, बाकी जो भी बचेंगे वीक, मैंने यहां लिख दिया सिलेबस के अंदर, कार्बोनिक एसिड इसे कहा जाता है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना, और CaA एसिडिक एसिड हम पढ़ेंगे, ठीक है ना ये चीज। स्ट्रॉन्ग में इनमें देख लो, सोडियम, पोटेशियम और आपको कैल्शियम वाला स्ट्रॉन्ग होते हैं। वीक में आपको इसको याद रखना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो आप एंटी एसिड के अंदर यूज करते हो, NH4OH, ठीक है ना, इस तरीके से इतना ही आपको याद रखना है। अब समझना यहाँ पे ये वाला असर्शन रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए, बहुत मेरी तरफ से असर्शन रीजन कि भाई देखो, जो बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं वही एल्कलाई कहलाते हैं, सही बात है। एल्कलाई का मतलब ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, सारे तो हो नहीं सकते। अब जैसे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस तो है, OH है तो बेस है भाई, देखो जिसके अंदर OH होता है वो बेस होता है, OH है तो बेस है, पानी के अंदर सॉल्युबल भी है इसलिए अल्कलाई है, लेकिन ये भी एक बेस है। आयरन का आप देखो, ये भी क्या है आपका, आयरन का हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका बेस तो है, लेकिन ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है, इसका मतलब ये अल्कलाई नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि आपको ड्राई HCl दिया हुआ है, ब्लू लिटमस पेपर दिया है, लेकिन HCl कैसा है, ड्राई, यानी आप इसमें एक मेंशन करके देगा ड्राई। अब ड्राई है यानी पानी है नहीं, और अगर पानी है नहीं तो टूटेगा नहीं H प्लस, इसका मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आइए हम चलते हैं रिएक्शन की तरफ। अगला देखो आपका मेटल प्लस एसिड। अब ये रिएक्शन शुरू हो गई है, आसान है बहुत ज्यादा। मेटल प्लस एसिड साल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। जब भी मेटल के साथ एसिड, एसिड के अंदर H होता है जो अलग हो जाता है हाइड्रोजन। अब सबसे पहले हाइड्रोजन गैस को चेक कैसे करेंगे, तो जैसे ही इसके पास माचिस को जलाएंगे पॉपिंग साउंड देगा, जैसे इतनी सारी रिएक्शन आपकी लिखी, मैग्नीशियम HCl, Fe H2SO4, इसमें मैं आपको जो कहता हूं ये वाली आप याद रखिएगा, आप ये वाली याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगर कभी इसके साथ आ जाए तो देखो ये Zn+2 के अंदर होता है और ये माइनस के अंदर होता है, तो यहां आपको 2 लगाना पड़ेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलो अगला 2025 के लिए मेरी तरफ से फिक्स क्वेश्चन, मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। पहले समझो कार्बोनेट CO3-2, हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब खाली आप हाइड्रोजन यहां पे जोड़ देंगे। जब भी इनका एसिड के साथ, एसिड अपने पास 2 ही हैं, जैसे रिएक्ट करवाएंगे साल्ट और वाटर तो देगा, साथ में हमारा मेन मुद्दा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां हाइड्रोजन गैस और यहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसे यहां पे आप देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कह रहा हूं फिक्स क्वेश्चन है भाई ये। Na2CO3 या NaCO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, हम लोग इसको पढ़ेंगे बेकिंग वाशिंग। HCl के साथ रिएक्ट करवाया, सब कुछ सेम चलने दो। देखो H2O मैंने कैसे बताया इसको, देखो यहां पे कार्बन है तो यहां पे CO2 बना लिया, यहां पे चूंकि हाइड्रोजन है तो आपने H2O बना लिया, ये याद हो गया। मेन क्या है, साल्ट, देखो यहां पर Na है तो आप Na तो लोगे ही,
Cl लिया है तो Cl जोड़ दो, सल्फेट लिया है तो सल्फेट जोड़ लो, आराम से क्वेश्चन यहां पे हो जाएगा आपका। CO2 को टेस्ट कैसे, जैसे यहां पे पॉपिंग साउंड देता था, यहां CO2 को आप टेस्ट कैसे करेंगे, तो देखो हमने पहले ही पढ़ा है लाइम वाटर, ये देखो लाइम वाटर के अंदर जैसे CO2 पास करवाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट पड़ता था यहां पे, ये लाइम वाटर मिल्की कलर हो गया, कैसा कलर हो गया, व्हाइट यानी मिल्की कलर हो गया। लेकिन जब इसको देखो CO2 को एक्सेस, कई बार ये यहां पे दिया रहेगा लॉन्ग ड्यूरेशन, क्या दिया रहेगा, लॉन्ग, लंबे समय तक जिसमें आप CO2 को पास करवाएंगे, ये मिल्कीनेस खत्म हो जाएगी, सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन चुका है। बात समझ में आई? इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, फिक्स क्वेश्चन है, रट लेना, इसको याद ही कर लेना आप। चलिए अब हम आ जाते हैं एसिड और बेस। सबको पता है एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है, हाइड्रोजन सॉरी साल्ट और वाटर, यहाँ पे हीट निकलती है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और चूंकि एसिड और बेस आपस, देखो एसिड का एसिडिक कैरेक्टर, बेस का बेसिक कैरेक्टर, आपस में लड़ भिड़ के मर गए तो न्यूट्रल बन गए, तो इसे क्या बोला, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला। बात समझ में आई? तो अगर आपसे कभी पूछ रहे न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, तो आपको अगर न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे एसिड एसिड नहीं रहता है, बेस बेस नहीं रहता है, यानी दोनों आपस में मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मेटल ऑक्साइड 2025 के लिए मैंने इसको फिक्स किया है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, साल्ट, देखो यहां भी साल्ट बन रहा है, यहां भी साल्ट, इसका मतलब एक एसिड है तो दूसरा बेस होना पड़ेगा, दूसरा क्या होना पड़ेगा, बेस होना पड़ेगा। और मैंने, अगर आपको मुझसे पढ़े होंगे तो मैंने याद करवाया था आपको मोबाइल नंबर, क्या याद करवाया था, मोबाइल नंबर, यानी मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, तो ये वाला आपको याद रखना है, कॉपर का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ब्लैक कलर बेसिक होता है, HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ब्लू ग्रीन कलर देगा, कलर भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। इसका उल्टा चलते हैं, अगर मेटल का ऑक्साइड बेसिक होगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड उल्टा एसिड होगा, क्या होगा, एसिड, एसिड मतलब एसिडिक होगा, ठीक है ना, एसिडिक होगा। तो ये क्या है, बेस के साथ रिएक्ट करके फिर से वही रिएक्शन आपका देगा। इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो, अगर क्वेश्चन कभी आए प्रूफ कर दो, प्रूफ कर सकते हो कौन एसिड है कौन बेसिक नेचर का होता है। चलिए आसान से टॉपिक पे आते हैं, कॉमन। कॉमन का मतलब बहुत देखो सिंपल है भाई, जितने भी एसिड हैं, चाहे कोई भी एसिड ले लो, वीक ले लो, स्ट्रॉन्ग ले लो सब के अंदर H+ होता है, लेकिन पानी के अंदर, सबको पता है पानी के अंदर, बार बार नहीं बोलूंगा। दूसरा, कोई भी बेस ले लो, उनके अंदर OH- होता है, ठीक है ना। अब समझना, इसके अंदर भी आयन है, एक प्लस तो ये माइनस मैंने नहीं लिखा है, ठीक, जानबूझ के, ठीक है ना, एक प्लस तो दूसरा माइनस, ये प्लस, ये माइनस तो दूसरा प्लस। अब समझना, जिनके अंदर भी आयन होते हैं, जिनके अंदर भी आयन होते हैं, जब वो पानी में जाएंगे तो मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो उनकी वजह से क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, यानी बोला जाता है कि वो कंडक्टर हैं, उनकी वजह से क्या आता है, कंडक्टर। जिनके अंदर भी आयन होंगे तो एसिड हो, बेस हो, साल्ट हो, सब क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसके अंदर देखो पूरा प्योरीफाइड वाटर होता है, सारे कहा जाता है ना, आयन निकाल लिए जाते हैं, जब आयन ही नहीं है तो कंडक्ट नहीं कराएगा। लेकिन जो रेन वाटर होता है, टैप वाटर होता है, उसके अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ एसिड रेन वाटर के अंदर होते हैं, तो यानी इसके अंदर आयन है तो कंडक्ट कराएगा। मेन मुद्दा आता है मेरी तरफ से 2025 के लिए, वो आता है ग्लूकोज और एल्कोहल पे, कि भैया देखो ग्लूकोज और एल्कोहल, इनके अंदर ग्लूकोज का फार्मूला देखो तब भी हाइड्रोजन है, एल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन है, लेकिन ग्लूकोज और हाइड्रोजन अपना एल्कोहल देते नहीं है, यानी H+ के फॉर्म में नहीं देते हैं, नहीं देते हैं तो ये एसिड नहीं है, एसिड नहीं है तो यानी ये कंडक्ट नहीं कराएंगे, यानी कंडक्ट भी ये नहीं कराएंगे। तो असर्शन रीजन पूछे, एक्सप्लेनेशन पूछे, आप अच्छे तरीके से पूरा एक्सप्लेन करके लंबे पेज में आप लिख सकते हो इस पूरे को, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बन जाएगा, ठीक है ना। और ड्राई HCl वाला मैंने आपको बता ही दिया है। आते हैं बेस के ऊपर, पहला देखो एसिड प्लस बेस की रिएक्शन करवाओगे, साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, वो तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, सॉरी ना, साल्ट और वाटर यहाँ पे है, ठीक है ना, हाइड्रोजन तो उसमें वाटर आपका है, ये हो चुका है। अब आते हैं इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो मैं इसको इंपॉर्टेंट कर देता हूँ, ठीक है ना, इस पे इंपॉर्टेंट कर देता हूं। देखो समझा कैसे, मेटल प्लस बेस, जैसे मेटल प्लस एसिड, साल्ट प्लस हाइड्रोजन, सेम मेटल प्लस बेस, साल्ट प्लस हाइड्रोजन, बट यहां थोड़ा सा आपको ट्रिकी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बेस है, सब कुछ सही है, यहां पे एसिड होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे यहां पे आया Zn, यानी आपका मेटल प्लस बेस आया, अब आपको याद रखना है, देखो सबके अंदर O2 बनेगा, याद रखना सबके अंदर साल्ट में O2 बनेगा, O2 बनेगा। अब कैसे बैलेंस करना, आप देखो जिंक पे +2 होता है, जिंक पे देखो मैं समझाता हूं, रट भी लोगे, मैं समझाता हूं, देखो O2 है, इसका मतलब -4 हो चुका है, एक ऑक्सीजन पे -2 तो -4 हो चुका है। जैसे ही आपने क्या लगाया यहाँ पे, भाई Zn है तो Zn तो रहेगा ही रहेगा, Zn का साल्ट है तो Zn रहेगा, और Zn पे तो होता है +2। अब आपको देखो ये -4 है, और जबकि यहाँ पे +2 है, तो इसका मतलब 2 प्लस लाना पड़ेगा, तो यानी 2 सोडियम आपको लाना पड़ेगा। लेकिन आपने इसमें देखा यार O2 है, यानी ये -4 है, लेकिन एल्युमिनियम पहले से ही +3 में होता है, एल्युमिनियम +3 में होता है, तो एक आपको सोडियम चाहिए, तो इस तरीके से आप बना सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, सोडियम जिंकेट, सोडियम एल्यूमिनेट। बाकी ये तो सबको पता है, नॉन मेटल ऑक्साइड
प्लस बेस साल्ट प्लस वाटर। जैसे देखो कार्बन एक नॉन मेटल, नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड, ये कैसा होता है एसिडिक, कैसा होता है एसिडिक, ये एसिड और ये बेस, तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो देखो मैंने क्लियर बताया था, जब भी कभी CO2 हो, CO2 से बनता है क्या CO3, और CO3 से क्या बनता है CO2, तो CO2 Na, तो Na2CO3 बन जाएगा, CO2 कैल्शियम के साथ कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो ये पूरी कहानी खत्म हो गई इस पे। डाइल्यूशन केस पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं वीआईपी करता हूं, इसको मैं वीआईपी करता हूं, समझना। डाइल्यूशन में क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, सर क्या मिलाएं कैसे मिलाएं। देखो डाइल्यूशन का मतलब पानी मिलाना होता है, पानी, लेकिन कैसे, क्या एसिड में पानी मिलाएं या पानी में एसिड। तो मैंने इसको फिगर के, देखो एक बीकर है, आपका ढेर सारा पानी है, तो आप उसको एसिड डालो, उसमें क्या डालो एसिड। अब समझना, पहला इसमें ड्रॉप बाई ड्रॉप डालना है। सबको पता है कि देखो जब भी एसिड और वाटर की रिएक्शन होगी, एसिड और वाटर की रिएक्शन होगी, ये बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्यों, क्योंकि ये क्या होगी एक्सोथर्मिक, कैसी रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी। इसलिए आपको एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा सा 2 बूंद डाला, उसके बाद लगातार उसको हिलाया, ताकि जो भी यहां से हीट निकली है वो वाटर उसको एब्जॉर्ब कर ले, हीट को क्या कर ले एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है ना, ताकि कोई नुकसान आपको ना पहुंचे, वरना धमाका हो जाएगा। तो एक तो ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है, दूसरा लगातार हिलाते रहना है। रीजन क्या देंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट रिलीज होती है और आप जल जाएंगे, इसलिए हम हीट एब्जॉर्ब कर ले, इसलिए हम लगातार हिलाते रहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है, जब इसमें ऐसा होगा यानी डाइल्यूशन का केस होगा, तो जो H प्लस पर यूनिट वॉल्यूम है, H प्लस तो उतना ही इसका रहेगा, लेकिन जो पर यूनिट वॉल्यूम है वो अब क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात समझ में आई। बाकी सबको पता होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है भाई H प्लस बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंडक्टिविटी भी क्या होगा बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें तो आपको पता है। अगला टॉपिक आपको दिख रहा होगा इंडिकेटर है, मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एक बार देख लो इंडिकेटर क्या है। कुछ केमिकल्स होते हैं जो अपने कलर को चेंज करते हैं, कुछ खुशबू को चेंज करते हैं एसिड या बेस की प्रेजेंस में, ठीक। नेचुरल में आपको इतने सारे मिल जाएंगे, लिटमस वगैरह ये आप पढ़ के देख सकते हो। ऑल्फैक्टरी का इंपॉर्टेंट कर लेना, ऑल्फैक्टरी में जो अपने कलर को सॉरी ऑर्डर खुशबू को चेंज करते हैं, वेनिला, ओनियन और क्लोव। सिंथेटिक में मिथाइल ऑरेंज, फेनोफ्थलीन, ये हैं और ये उनके लिखे हुए हैं। अब एक बार में तो आपको याद नहीं होंगे, बट फिर भी आपको मैं समझता हूं ऑल्फैक्टरी वाला याद करके जाना है, ऑल्फैक्टरी वाला, या आप याद कर लो फेनोफ्थलीन वाला। यहां पे पूरा आपको देखो लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप एक बार रोक के इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना, लिखने में टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। अगली चीज इसमें भी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखा हुआ है, देखो पीएच स्केल। तो पीएच का मतलब क्या होता है पोटेंस पावर, ठीक है ना, पीएच, और एच का पी का मतलब पोटेंस पावर, एच का मतलब हाइड्रोजन। ये क्या करता है स्केल फॉर मेजरिंग H प्लस, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस को मेजर करने का काम करता है। इसकी वैल्यू 0 से 14 तक की होती है, सबको पता है। 0 मतलब मोस्ट एसिडिक, 14 का मतलब क्या होता है मोस्ट बेसिक होता है। दूसरी चीज क्या होती है, पीएच और H प्लस बहुत आपस में क्या होते हैं उल्टा, यानी जिसका H प्लस बहुत कम होगा, देखो उल्टा का मतलब क्या, H प्लस कम तो पीएच ज्यादा, और जिसका पीएच ज्यादा होगा, देखो पीएच ज्यादा कौन है 14, तो पीएच ज्यादा होने का मतलब क्या है बेसिक ज्यादा है। इसी तरीके से देखो H प्लस आपका बहुत ज्यादा है, H प्लस ज्यादा है, इसका मतलब पीएच क्या है कम, और सबसे कम किसका होता है एसिड का, यानी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ये वैसे भी देख सकते हो कि यार H प्लस कम है, इसका मतलब एसिड बेकार है, यानी एसिडिक कैरेक्टर कम है, तो बेसिक क्या हो जाएगा ज्यादा, जैसा भी आपका लॉजिक है। देखो दूसरा H प्लस और OH, यानी एक एसिड है एक बेस है, अगर H प्लस और OH बराबर होंगे तो न्यूट्रल होगा, H प्लस ज्यादा होगा तो एसिडिक होगा, H प्लस कम होगा तो बेस होगा, ये सबको पता है। वाटर से आपको H प्लस और OH दोनों मिलते हैं। यहाँ आप देख सकते हो अगर आप एसिड ऐड करते हो बेस ऐड करते हो तो क्या कहानी है, ठीक है ना, कि भैया अगर देखो एसिड में H प्लस होते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन होता है, लेकिन जब आपने पानी में डाला तो पानी भी तो टूटेगा, और पानी अगर टूटेगा तो उसमें कुछ क्या होंगे OH भी ऐड होंगे, किससे आयनाइजेशन ऑफ वाटर से, ऐसे उल्टा कर सकते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग किस पे, ये देखो पूरा बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है, तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे इसमें ना। देखो 0 7 14, 7 न्यूट्रल यानी वाटर का होता है नॉर्मली, ठीक है ना, ब्लड का भी आप अप्रॉक्स देख सकते हो। देखो जब आप 7 से, ऐसे लॉजिक आपको पता है फिर भी मैं बता रहा हूं, 7 से जब 0 की तरफ जाओगे तो आपको पता है भाई 0 क्या होता है मोस्ट आपका एसिडिक होता है, तो 7 से जब 0 की तरफ जाओगे यानी आपका एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। एसिड तगड़ा है इसका मतलब H प्लस भी ज्यादा होगा, और H प्लस ज्यादा होने का मतलब उल्टा कर दो तो OH क्या होगा कम। ऐसे इस तरफ करो, इस तरफ जाओगे तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यानी OH ज्यादा होगा तो H प्लस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई, चलो बाकी देखो ये भी थोड़ा सा वीक एसिड, इस तरफ स्ट्रॉन्ग, इधर वीक बेस स्ट्रॉन्ग, ये आप पूरा एक बार ये पढ़ के देख सकते हो। पीएच ज्यादा होगा यानी आप इस तरफ जा रहे हैं, यानी बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर आपका कम होगा। इस तरीके से ये पूरी वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी कुछ वैल्यू जो एनसीईआरटी की है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। गैस्ट्रिक जूस जो HCl होता है उसका 1.2 बहुत तगड़ा वाला, लेमन जूस 2.2,
बाकी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया स्टार लगाया तो याद रखना इसका 10 होता है वीक बेस, NaOH स्ट्रांग होता है, मिल्क का यहाँ पे होता है। अब हम आ जाते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। इंडिकेटर आपने पढ़े यूनिवर्सल। देखो हम ये कह रहे हैं कि नॉर्मल इंडिकेटर जो भी लिटमस वगैरह होता था वो आपको ये बताता था कोई एसिड है या बेस है, लेकिन आपको ये नहीं बताता था ना यार कितना तगड़ा है। भाई मान लो आपने क्या लिया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया आप, और आपने क्या लिया, वीक एसिड लिया, तो वो बता देगा कि भाई ये एसिड है, लेकिन ये नहीं बता पाएगा कौन तगड़ा है और कौन कम है। तो उसी के लिए आप जो है यूज क्या करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, अलग अलग कलर देते हैं, ठीक है ना। तो ये कलर आपको लिखे हुए हैं, रट लेना भैया कलर इनको, मुझे भी नहीं याद है तो आप इसको रट लेना। बात समझ में आई? देखो उल्टा चलेंगे, VBGOR, जो विब्योर कलर है ना इसको उल्टा ऐसे चलेंगे। तो वायलेट देखो 14 10 7 0 4, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, कब कब आया हुआ है ये भी आप देख सकते हैं। फिर नीचे क्या है, पीएच की इंपॉर्टेंस आपको दी हुई है, ये आपके रीड करने के लिए है, आप एक बार इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको इतनी चीजें खाली है कि अगर सॉइल टू एसिडिक हो जाए तो आप बेसिक चीज डाल, भाई इतना ही कहानी है, एसिड ज्यादा होगा बेस डालो, बेस ज्यादा हो गया तो एसिड डालो। डाइजेशन वाला आप सबने पढ़ा होगा, डाइजेशन में हम क्या यूज करते हैं, अगर एसिड ज्यादा हो जाता है एंटा एसिड, एसिडिटी जो होती है तो एंटा एसिड यूज करते हैं, जिसमें आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या बेकिंग सोडा यूज करते हैं। टूथ डीके भी क्या होता है, ये वाला पढ़ के जरूर जाना, क्वेश्चन 2010 में 11 में 12 में अब भी आने के चांसेस इसके ज्यादा होते हैं, तो एक बार आप देख लीजिएगा शुगर में ये क्या होता है पूरी कहानी, कि भैया अगर आप खाना मुंह में छोड़ दोगे तो बैक्टीरिया उस पर एक्ट करेंगे, एसिड बन जाएगा, दांत खराब हो जाएगा, तो इससे अच्छा क्या है मुंह धुल लिया करो या आप टूथपेस्ट यूज कर लिया करो। अगला क्या है, सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट। देखो स्टिंग ऑफ हनी भी, उसके अंदर फार्मिक एसिड होती है, जब आपका छेदता है तो पेन और इरिटेशन होता है, तो क्या एसिड की वजह से होता है फार्मिक एसिड, तो आप क्या लगा लोगे, माइल्ड बेस यानी बेकिंग सोडा आप लगा लोगे, ठीक है ना। या फिर नेटल लीव होती है, रबिंग, ये सारी चीजें क्या है आपका खुद के लॉजिकल चीज है। फिर आते हैं हम लोग किस पे, सॉल्ट के ऊपर आते हैं। सॉल्ट, सॉल्ट क्या होता है सबको पता है, देखो अच्छे से यहाँ डिफिनेशन लिखी हुई है, 2021 में क्वेश्चन भी आया हुआ है सॉल्ट के बारे में। आयनिक कंपाउंड होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, है ना, और एसिड बेस रिएक्ट करते हैं, तब ये कहानी, ये सारे आपको सॉल्ट लिखे हुए हैं। अब कौन से सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं वो यहाँ पे देखो, कुछ न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। अब एक लॉजिक यूज करना, एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट, तो इसका मतलब एसिड बेस तो सब में रहेगा, न्यूट्रल का मतलब दोनों स्ट्रांग है, सिंपल सी बात है। एसिडिक का मतलब एसिड वाला स्ट्रांग है, बेसिक का मतलब बेस वाला स्ट्रांग है, बात खत्म हो गई। एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। अब आते हैं कि भाई साल्ट बनाते कैसे हैं, तो आप एक बार इसको रोक के देखिएगा, ये यहाँ पूरा लिखा हुआ है, मैं एक आपको समझा दे रहा हूं कि साल्ट कैसे बनाते हैं। आइए हम आपको साल्ट को पहचानना सीखते हैं, कौन किस साल्ट है, एसिडिक है, बेसिक कैसा है। देखो NaCl है, क्या जितना बताऊंगा उतना ही दिमाग में रखना। देखो भैया NaCl है तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटा है, और सबको पता है भैया ये वाटर के अंदर ही काम होगा, और वाटर में क्या मिलता है, H प्लस और OH माइनस मिलता है। तो सिंपल सी आपको कहानी क्या याद रखनी है भैया, देखो ये प्लस है तो इसको माइनस दे दो, यानी Na प्लस OH माइनस क्या बन गया, NaOH, जो कि एक स्ट्रांग होता है, S का मतलब स्ट्रांग होता है, तो स्ट्रांग बेस हो गया, ठीक है। ये Cl माइनस तो क्या देखो वाटर का, इसका H प्लस जाएगा तो HCl बन जाएगा, ये भी क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस यानी न्यूट्रल सॉल्ट। अगला जो 2025 के लिए अगर इसमें से आएगा तो यही वाला क्वेश्चन मेरी तरफ से आएगा, देखो कैल्शियम फॉस्फेट, तो भैया सिंपल है, कैल्शियम में +2 होता है, फॉस्फेट -3, तो प्लस को आपने माइनस दिया है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आता है। फॉस्फेट हमने आपको बताया नहीं था, क्योंकि फॉस्फेट जब नहीं बताया इसका मतलब वीक है, स्ट्रॉन्ग वाले बता दिए थे आपको, तो बचा क्या, वीक, यानी ये एक वीक एसिड है, तो ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कौन सा साल्ट हो गया आपका, बेसिक साल्ट हो गया, बेसिक साल्ट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो भी आपके आएंगे सबको देखना, कार्बोनेट वाला कोई भी होगा, तो यहाँ कैल्शियम हो सोडियम हो कोई भी हो, तो कैल्शियम का क्या बन जाएगा, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, कार्बोनेट एक वीक एसिड होता है। अब देखो ये वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस, यानी जितने भी कार्बोनेट होंगे वो बेसिक होंगे, कैसे होंगे, बेसिक, इसीलिए कहा जाता है बेकिंग सोडा बेसिक होता है। बात समझ में आ गई, इस तरीके से आप इनको बना लोगे। अब हम चलते हैं रिएक्शन वाले पार्ट के ऊपर, तो मैं आपको फिर से बताऊंगा बढ़िया तरीके से, बट अभी कुछ रिएक्शन कैसे आपको दिमाग में रखना है वो आप दिमाग में सेट कर लो इस तरीके से। देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, एसिड और बेस, सबको पता है एसिड और बेस साल्ट रिएक्शन जब करवाएंगे तो NaCl और साल्ट बनेगा, ये पहला रिएक्शन सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं। NaCl को हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन साल्ट, क्या बोलते हैं, कॉमन साल्ट, सबको पता है। और कॉमन साल्ट के साथ जब वाटर जुड़ जाता है, इसको पूरे को हम बोलते हैं ब्राइन, क्या बोलते हैं बेटा, इस पूरे को हम बोलते हैं ब्राइन, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन। जैसे इसके अंदर ब्राइन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, क्या पास कराई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी। मैंने कहा था जब भी इलेक्ट्रिसिटी पानी के अंदर पास कराई जाएगी, एनोड और कैथोड यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी NaOH बनेगा, Cl माइनस से Cl2 गैस बन गई, और ये क्या बन गया, H2 गैस बन गया। कल को आपसे पूछा जा सकता है, तो H2 कैथोड पे बनती है, क्योंकि H2 का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है ना, ऑक्सीजन हट गई है, तो यानी ये कैथोड पे आपका बनता है, तो वो Cl2 कहां बन जाएगी, एनोड पे बन जाएगी। तो बताओ क्या बन गया, इसे ही बोलते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस।
क्लोरीन बना है, एल्कलाई भी बना है, ब्राइन से बना है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो मैं समझता हूं इस वाले को 2025 के लिए आप फिक्स कर लीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पे जो भी Cl2 गैस बनी है, जो भी Cl2 गैस बनी है, जैसे ही उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप पास करवाओगे, जैसे ही आप स्लैग्ड लाइम कहे, हो सकता है आपको ये ना देकर आपको सीधा देकर स्लैग्ड लाइम, हमने नाम इसलिए पहले ही लिख लिया था शुरुआत में, स्लैग्ड लाइम पास करवाएंगे, तुरंत बन जाएगा कैल्शियम, ऑक्सीजन है तो ऑक्सी, क्लोरीन है तो क्लोराइड, यानी ब्लीचिंग पाउडर आपका बन जाएगा। बात समझ में आई? ब्लीचिंग पाउडर आपका बन जाएगा। तो एक ही से आपने 3 रिएक्शन, 3 प्रोडक्ट आपने पढ़ लिया। दूसरा, यही जो ब्राइन है यानी NaCl और H2O, इसमें जब आप अमोनिया और CO2 गैस पास करवाएंगे तो एक अमोनियम क्लोराइड बनेगा, प्लस और माइनस अमोनियम क्लोराइड, और क्या बनेगा? बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट, यानी बेकिंग सोडा आपका बनेगा। क्या बनेगा बेटा? बेकिंग सोडा आपका बनेगा। साथ में जब इसको हीट करवाएंगे इसी बड़े से, देखो बेकिंग मैंने ऐसे याद किया है भाई, बेकिंग सोडा बड़ा होता है, बड़ा वाला बेकिंग सोडा होता है, बाइकार्बोनेट होता है, और ये क्या कहता है? बड़े से छोटा में जब इसको हीट करोगे तो सोडियम कार्बोनेट आपको मिल जाएगा। इस तरीके से पूरी कहानी है। आइए मैं इसको फिर से कॉपी से आपको दिखाता हूं ताकि अच्छे से आपको पूरा याद हो जाए। चलो 1 बाय 1 पढ़ के देखिएगा क्या क्या है, हर चीज यहां पे लिखा है। यूज आपको खुद ही याद करना है भैया, मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना। देखो कॉमन साल्ट NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, एक्सट्रैक्शन सी वाटर से, इवेपोरेशन यानी रॉक साल्ट से होता है। फॉर्मेशन आपको मैंने रिएक्शन बता ही दिया है। यूज कहां कहां है भैया खुद ही देख लो। कुकिंग के अंदर मेल्ट है। मेन क्या है? रॉ मटेरियल। मेन ये जहां स्टार लगा ये बहुत मेर, ये रॉ मटेरियल होता है कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सबके बनाने में भी हमने देखा था हेल्प करता है। ब्लीचिंग पाउडर में भी ये हेल्प करता है। क्यों? क्लोरीन गैस उससे मिलती है, क्लोरीन गैस से बाद में ब्लीचिंग पाउडर। नॉट प्लास्टर, अब ये वाला क्वेश्चन आया था कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में यूज नहीं होता है। प्रॉपर्टी सॉल्युबल होता है, हल्का सा इसके अंदर हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। दूसरा, अब आते हैं कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का मतलब क्या होता है भाई? NaOH मतलब कॉस्टिक सोडा। तो नाम कॉमन याद रखना, कॉमन साल्ट कॉस्टिक सोडा। कैसे आपने इसको फिर से प्रिपेयर किया? देखो प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन। यही जो पूरा पानी मिला, ब्राइन सॉल्यूशन मिला, इसके अंदर आपने क्या कर दिया? इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कलाई मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया ना। फॉर्मेशन आपको दिख गया है। यूज सबका अपना अपना है, देख लो सबके यूज पढ़ के आप देख लो भाई, यूज तो आपको खुद ही याद करना है। उसके बाद आते हैं हम लोग किसमें? ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर आते हैं। ब्लीचिंग पाउडर वाला वही कहानी है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। हमने कहा भाई ये देखो जो क्लोरीन गैस हमें यहां से मिली थी उसको हमने स्लैग लाइम के ऊपर पास करवाया तो वाटर के साथ साथ हमें ये मिल गया है। कहां कहां यूज होता है? तो मेन ये वाला अपना है बेटे, डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर के अंदर इसको यूज किया था। बाकी आप ब्लीचिंग वाला अच्छे से एक बार देख लो। फिर आते हैं, देखो ये वाली रिएक्शन भी मैंने आपको बता दी है। बेकिंग सोडा मैंने कैसे याद किया, मैं फिर से आपको बता देता हूं। देखो बेकिंग सोडा यानी बाई कार्ब, बी से, देखो बी से बेकिंग सोडा, बी से बाइकार्बोनेट। भाई इससे तो ये बड़ा है ही, तो इसमें हाइड्रोजन अलग से आ गया है तो बड़ा तो दिख रहा है। तो बाइकार्बोनेट बेसिक भी होता है। किस तरीके से पूरा बन रहा है मैंने वो आपको पूरा बता दिया। यूज आपका लिखा हुआ है, प्रोसेस सॉल्वे प्रोसेस के नाम से आना है। यूज सबका लिखा है, बेकिंग पाउडर, एंटी एसिड, एडिटिव फूड, फायर एक्सटिंग्विशर। ये बेकिंग पाउडर याद रखना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड। कौन सा है? टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है ना। ये आप पूरा इसको पढ़ के एक बार देख लीजिएगा। अच्छा कहीं सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर लिख दे, बात एक ही है, या रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, एक ही चीज है। तो रिएक्शन कैसे हुआ ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या याद रखना है आपको? देखो जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसके अंदर 10 पानी चिपका होता है। कुछ पानी ऐसे चिपका होते हैं तो उसका नाम होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बात समझ में? लेकिन जैसे आप इसको हीट कर देते हो, खत्म पानी तो खत्म हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे सोडा ऐश, जिसे यानी एनहाइड्रस। कहीं भी एनहाइड्रस आ जाए समझ जाओ उसका पानी उड़ चुका है। ब्लीचिंग एजेंट, ये सारी चीजें आप देख। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये रिएक्शन मेरी तरफ से भैया, मेरी तरफ से फिर से बोल रहा हूं, मेरी तरफ से ये क्वेश्चन 2025 के लिए फिक्स है, मेरी तरफ से। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हाफ, मैंने ऐसे याद किया देखो इस तरीके से। जिप्सम, जीने दो, मैंने जो याद किया है जीने दो, यानी जिप्सम के अंदर 2 पानी है। कैल्शियम, कॉपर नहीं भाई, कैल्शियम, कई बार कंफ्यूजन होती है, कॉपर सल्फेट नहीं, कैल्शियम। जीने दो यानी जिप्सम, जैसे इसको अंदर हीट करोगे 1.5 पानी निकल जाएगा, 1.5 पानी निकल गया, हाफ पानी बचा, तो इसे ही क्या बोल देंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। जब इसको 100 डिग्री के पार हीट करेंगे तो पूरा ही पानी निकल जाएगा। अभी मैंने आप कहा था जब पूरा पानी निकल जाएगा उसे बोलेंगे एनहाइड्रस, यानी डेड बर्न प्लास्टर भी के नाम से भी जाने जाते हैं। बात समझे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद ये देखो एक चीज और है कि अगर मैंने इधर लिखा हाफ पानी, अगर मैंने क्या लिखा हाफ, और इधर क्या लिखा H2O, यानी मैंने इस पानी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आगे भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। देखो पीएच ऑफ मिल्क 6 होता है, जब इसको कर्ड में चेंज करना है यानी इसका पीएच को रिड्यूस करना है, तो अगर आप फ्रेश मिल्क के अंदर बेकिंग सोडा को ऐड कर दे रहे हो, क्वेश्चन पूछा जाता है बेकिंग सोडा बेसिक होता है क्यों ऐड करते हैं, तो हम कहेंगे भाई बेकिंग सोडा इसीलिए ऐड करते हैं ताकि वो बेसिक हो जाए, और बेसिक होगा
तो क्या होगा, आपका मिल्क नहीं जमेगा। क्यों? मिल्क को जमने के लिए एसिडिक होना पड़ेगा, और जो कि आपने बेस डाला है इसलिए काम नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आप पूरा देखो यहां एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना, इनमें से किनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है? तो आप देख लो भाई, जिप्सम के अंदर 2 पानी था, वॉशिंग सोडा के अंदर पानी था, बेकिंग सोडा के अंदर नहीं होता था, ब्लू विट्रियोल के अंदर आपका पानी होता है, कई बार ये सिलेबस में नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर के अंदर भी पानी आपका नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है ना। और आगे देखते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी आप देखिए, जस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव CO2? एसिड के साथ CO2 कौन नहीं देंगे? तो देखो, मार्बल, लाइम स्टोन, इनके अंदर कार्बोनेट होता है तो ये CO2 दे देंगे। बेकिंग सोडा के अंदर कार्बोनेट होता है तो CO2 दे देंगे, लेकिन लाइम के अंदर नहीं होता है तो ये नहीं देंगे। बात समझ में आई? इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़ के देखिएगा, बट 22 से पढ़ना शुरू करिए आप क्वेश्चन, कि आप कैसे बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में हीटिंग पर डिफरेंस करेंगे। देखो, जैसे ही आपने डिफरेंस किया, आपने क्या किया, देखो, जैसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको हीट किया तो आपको मिला CO2, तो ये टर्न लाइम वाटर मिल्की और आग को बुझाने में हेल्प करेगा। लेकिन अभी नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखो, सोडियम कार्बोनेट के अंदर पानी होता है, तो जैसे ही आप पहले हीट करोगे तो पहले पानी निकलेगा। क्या निकलेगा? पानी। तो पहले पानी निकलेगा, इसलिए कोई भी गैस नहीं निकलेगी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ये लिखा है साल्ट ए यूज इन बेकरी प्रोडक्ट, इससे हीट करने पे साल्ट भी निकलता है, जिसकी ये नीचे लिखा हुआ है हार्डनेस ऑफ वाटर। गैस जो निकलती है टर्न लाइम वाटर मिल्की, पूरे सिलेबस के अंदर कहीं भी आ जाए गैस लाइम जो मिल्की टर्न लाइम वाटर मिल्की, यानी CO2 गैस निकलेगी। और याद रखना, अगर इधर कभी भी CO2 गैस होगी तो इधर कार्बोनेट होगा। तो ये बेकरी प्रोडक्ट में यूज किया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर Na2CO3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन भी एक बार पढ़ के देख लो। इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ये पूरा, आपको मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, यही वही किसकी बात कर रहा है? क्लोर एल्कलाई प्रोसेस की बात कर रहा है ये पूरी। क्वेश्चन नंबर 25 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 आप देखिए, बहुत अच्छे से इसको पढ़ के देखिएगा। 25 आपके लिए ही है, 25 को मैंने पूरा लिख दिया है, एक बार आप पढ़ के देखिए, समझ में आपको आ जाएगा। अब लास्ट चीज में आते हैं, इसमें ये आप छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है ना। ये कहाँ कहाँ कौन है? टोमेटो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, तो ये टेबल आप छोड़ के मत जाइएगा। टेबल से आप पढ़िएगा, एक को एक नंबर आपको यहाँ पे जरूर मिल जाएगा। 2 चैप्टर आपके खत्म हो चुके हैं। अब आते हैं मेटल नॉन मेटल पे, लेकिन मेटल और नॉन मेटल पे जाने से पहले मैं कार्बन कंपाउंड चैप्टर को खत्म करता हूं। मेटल नॉन मेटल अभी हम कर लेंगे लैपटॉप से, लेकिन हम इसको पहले खत्म करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आपको मैं यहां क्लियर कर दे रहा हूं, आपको कुछ चीजें क्लियर कर दे रहा हूं। आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड ना, ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। देखो, यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड को देखो, ये सोडियम होता है, इसका कितना होता है? 11, 2 8 1, है ना। तो ये एक एक्स्ट्रा इसके पास है, सबको पता है। क्लोरीन का होता है 17, यानी 2 8 7, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो क्या हो जाएगा? पूरी कहानी क्या हो जाएगी? आपकी पूरी की पूरी कहानी बन जाएगी, यानी Na+ और Cl- के फॉर्म में चला आएगा। एनसीईआरटी में पूरा बनाया हुआ आपको दिखाया हुआ है, पूरा इस तरीके से ही आपको फिगर बनाना है। देखो, मैंने अच्छे से बनाया है। तो इसे क्या बोला जाता है? आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। इसी तरीके से आपका Mg है, तो Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो Cl क्या करेगा? 2 Cl यहां पे आएंगे, एक Cl से काम नहीं चलेगा, 2 Cl, यानी MgCl2 बन जाएगा। तो मैंने जानबूझ के एनसीईआरटी इसलिए दिखाई है ताकि एनसीईआरटी पे आप मेंशन करो हो सको। फिर आते हैं इसी में कि भाई ये आयनिक बॉन्ड है, यानी आयन का एक्सचेंज हो रहा है, तो आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या है? तो ये पूरी प्रॉपर्टी आप एक बार जरूर पढ़ के जाइए, मैं समराइज कर देता हूं। देखो, आयनिक कंपाउंड क्या है आपका? हार्ड होते हैं, क्योंकि आपस में भाई फोर्स, देखो, प्लस और माइनस में आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो सॉलिड होते हैं, तो ब्रिटल नेचर के होंगे। बात समझ में आई? पीस में टूट जाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका क्या है? ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सॉलिबिलिटी, जो कि ये आयनिक है तो पोलर में ही सॉल्युबल हो पाएंगे। कंडक्शन की बात करते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरी तरफ से आता है कि भाई कंडक्शन वाले में, कि चूंकि ये सॉलिड है तो कंडक्शन नहीं हो पाएंगे, लेकिन जब इनको हीट कर दिया जाएगा, इनको मोल्टेन फॉर्म में रखा जाएगा, तो मोल्टेन फॉर्म में पिघल जाएंगे और ये कंडक्ट करना शुरू हो जाएंगे। तो एक बार आप इन चीजों को जरूर पढ़िएगा। अब आते हैं 2025 के लिए मेरी तरफ से आयनिक और कोवेलेंट में कोई भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, वो डिपेंड करता है। देखो, आयनिक अभी मैंने आपको बताया कि भैया आयनिक जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर, तो इलेक्ट्रॉन का पूरा ट्रांसफर होता है, जबकि इसमें क्या होती है? सिर्फ शेयरिंग होती है, आधा तेरा आधा मेरा। इसमें भाई शेयर, एक प्लस और माइनस चार्ज आएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसमें वीक होगा। ये आयन
दे देते हैं, जबकि ये आयन नहीं देते हैं। ये गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन मोल्टन या इक्वस फॉर्म में ये कंडक्ट नहीं करते हैं। भाई जाहिर सी बात, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इनका ज्यादा होगा, इनका लो होगा। जैसे NaCl Na प्लस Cl माइनस Mg+2, ये माइनस है ना, प्लस माइनस पूरा है, तो 2025 में आने वाले क्वेश्चन। बाकी इसमें H2Cl2 कैसे याद रखेंगे, देखो एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, समझना, एक मेटल है एक नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, तो आयनिक बॉन्ड होगा अपने सिलेबस के अंदर, ठीक है ना। और दूसरा, अगर नॉन मेटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां पे आपके सारे कवर हो चुके हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है, कार्बन 4 बॉन्ड यानी 4 इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं कर सकता, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों नहीं कर सकता। मैं पूरी एनसीईआरटी ही डायरेक्ट आपको बता रहा हूं कि आपको देखो यहां पे क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है एक्सप्लेन करने में, यानी 3 से 4 या 5 नंबर क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा। तो आपको ये लिख के आना है कि अगर उसने क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, माइनस हो गया तो क्या होगा, और अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया यानी दे दिया तो क्या होगा। तो ये पूरा पैराग्राफ एक बार आप पढ़िएगा और इस पूरे पैराग्राफ से ही सारे क्वेश्चन आपके बन के आएंगे। बात समझ में आई। मैंने कोवेलेंट बॉन्ड का बता ही दिया है, बनता है कैसे, बनता है क्या बनता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है उसके ऊपर देख लो। देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आपको पता होता है भाई किसी को भी अपना पहले डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, पहले 2 उसके बाद 8। तो ये चाहते भैया मेरा 2 इलेक्ट्रॉन पहले कंप्लीट हो जाए, तो ये वाला हाइड्रोजन अब इस वाले से शेयर कर लेगा। तो देखो इसके पास कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये वाला भी इससे क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। तो इस तरीके से पूरी कहानी अपनी चलती है, ठीक इस तरीके से। इसी तरीके से बुक के अंदर जो बना हुआ है मैं डायरेक्टली आपको दिखा देता हूं कि जो आपके बुक के अंदर बनाया हुआ है, देख लो बुक के अंदर यहाँ पे O2 का आपको बना है, O2 का 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड बन रहा है। नाइट्रोजन के 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो इसमें क्या हो रहा है, आपको 3 इलेक्ट्रॉन बचा। भाई देखो नाइट्रोजन में कितना होता है, 5 होते हैं तो 2 अलग 3 अलग, ठीक देखो ऊपर लिखा हुआ है ना इस तरीके से। एनसीईआरटी मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि मैं आपको ये ना बताऊं कि मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं। चलो बात समझ में आई। तो नाइट्रोजन का इस तरीके से आपको बनाना सीखना है कि 5 होते हैं, 3 चाहिए, 3 इस वाले से शेयर कर लिया, इसने इससे शेयर कर लिया। इसी तरीके से आपको मेथेन का, किसका स्ट्रक्चर, यहां पे देखो मेथेन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो मेथेन का भी स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। CH4 कि कार्बन के पास 4 होते हैं, 4 हाइड्रोजन से बांट लिए, कितने हो गए, 8 हो गए। इसी तरीके से आपको इथेन का स्ट्रक्चर यहां देखने को मिल जाएगा, तो आप इस वाले को भी इंपॉर्टेंट करिएगा, ये आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इथेन वाला स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पूरा पैराग्राफ आपका वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं इसको समराइज करता हूं। देखो सबसे पहला इसमें आता है कैटेनेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है भाई, सिल्क लिखा हुआ कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ द कार्बन, ठीक है ना। यानी कार्बन कार्बन के बॉन्ड बनने की जो क्षमता होती है, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी, यानी लंबी चेन बनाना, उसे ही क्या कहते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका रीजन पूछा जाता है, क्या रीजन है, तो स्मॉल साइज, कार्बन की स्मॉल साइज है और कार्बन कार्बन का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये आप रखिएगा। इसी के पीछे आप पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं, मैं आपको बताता चल रहा हूं क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आता है कि देखो लार्ज नंबर ऑफ कार्बन के कंपाउंड क्यों मिलते हैं, तो हमने कहा भाई कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, इसीलिए क्या होती है, लंग चेन मिलती है, ठीक है ना। लार्ज नंबर ऑफ एक दूसरे से मिलते हैं और ये किसके फॉर्म में आते हैं, स्ट्रेट ब्रांच चेन रिंग, है ना। यानी ये जो कैटेनेशन है कार्बन किससे किससे फॉर्म में आ सकता है, देखो एक तो स्ट्रेट चेन हो सकती है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं स्ट्रेट चेन हो सकती है, हो सकता है स्ट्रेट चेन ना होकर ब्रांच हो जाए, कैसी हो जाए, यानी कार्बन 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 एक ब्रांच निकल जाए, हो सकता है ये रिंग के फॉर्म में हो जाए, हो सकता है ये रिंग। तो स्ट्रेट चेन आपको देखने को मिलेगी, ब्रांच चेन आपको देखने को मिलेगी, आपको रिंग चेन देखने को मिलेगी। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, स्मॉल साइज और स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन के बॉन्ड की वजह से हो रहा है। तो आप इतना देखिएगा, आपके पूरी क्वेश्चन आपको सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। फिर एक छोटा टॉपिक आता है सैचुरेटेड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल नहीं है तो क्या हो सकता है, डबल और ट्रिपल, तो इसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड। तो कार्बन कार्बन के, मैंने कहा यार ये क्या है, तो आपको कहोगे भैया ये सैचुरेटेड ही है। कुछ लोग कहें कैसे सैचुरेटेड, भैया देखो हमने कहा सैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, आपका सिंगल बॉन्ड। ये तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो अन कैसे होगा, तो अन का मतलब कार्बन कार्बन दोनों तरफ क्या होना चाहिए, कार्बन, जबकि यहां पे क्या है, ऑक्सीजन है। अब आते हैं आइसोमर के ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 2025 के लिए मैं इसको मार्क करता हूं। भाई किसी भी तरीके से पूछा सकता है, यही नहीं कहूंगा यही पूछा जाएगा, किसी भी तरीके से। तो आइसोमर का मतलब क्या, देखो आइसो का मतलब सेम, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। भाई देखो C4H10 है तो C4H10 ही रहेगा, C5H12 है तो C5H12 ही रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये मैंने अभी सीधी चैन बना दी है, 4 कितने, 1 2 3 4 सीधी है, बट अभी क्या है 1 2 3 3 सीधी है, एक ब्रांच है, तो ये स्ट्रेट लाइन और ये ब्रांच है। कुछ लोगों ने सर आपने हाइड्रोजन नहीं लगाया, मैं जानबूझ के नहीं लगाता हूं, मैं आपसे फिर क्लियर करता हूं। देखो एक कार्बन के 4 हाथ पैर होते हैं, सबको पता है, एक कार्बन के 4, यानी एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन लगते हैं, 4 हाइड्रोजन लगते हैं। अब मैं हल्का से एक बार बता दूं, देखो ये कार्बन एक तरफ अपना हाथ दे चुका है, बचा कितना, 3, तो आप लगा दो 1 2 3।
इसने एक इस तरफ दिया है, एक इस तरफ दिया है, तो 2 हाइड्रोजन। इसने एक इस तरफ, एक इस तरफ, तो 2 हाइड्रोजन। इसने कुछ नहीं दिया है तो 3 हाइड्रोजन। तो 3 2 5 2 7 3 10। देखो ऐसे आ गया। क्या जरूरत है भाई, क्या जरूरत है, ठीक है ना। तो ये बाद में आप बना सकते हो। फिर आते हैं C5H12 पे। तो ये 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन, 5 कार्बन का है तो पेंटेन। अब देखो एक हमने क्या किया, 5 कार्बन की सीधी चेन बना दी, तो 5 कार्बन की सीधी चेन बनाई। फिर हमने 4 कार्बन की सीधी चेन बनाई, और चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ। नंबर 2 पे हमने देखो, इधर से चलोगे तो नंबर 3, इधर से चलोगे तो नंबर 2, तो मैंने इस पे ऐड कर दिया। तो ये 4 कार्बन का। फिर मैंने क्या किया, 3 कार्बन का, और इस पे कर दिया। तो 3 ही बने। कितने आइसोमर बनेंगे, 3 आइसोमर बनेंगे। ये क्वेश्चन आपका शायद पूछा गया था, मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बार भी आप ध्यान दीजिएगा। तो एक बार तरीका, एक बार 5 कार्बन की सीधी चेन, फिर एक बार 4 कार्बन की, और एक बार 3 कार्बन की सीधी चेन बना लो, जो बचे ऐसे ऐड कर दो, ठीक है ना। इस तरीके से आपको काम करना है, ठीक। आइसोमर में तो आइसोमर ये इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक की बात करते हैं तो साइक्लिक वाला, कुछ लोग कहते हैं कि सर साइक्लिक वाला बता दीजिए कि साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो मैंने साइक्लिक का एक सिंपल सा आपको जुगाड़ बताया। देखो, जब 4 कार्बन का बनाएंगे तो इस तरीके से कर लेना। जब 5 का बनवाएंगे इस तरीके से पहले बना के ले, ऐसे रफ पे बना लेना। 6 कार्बन का बनवाएंगे तो ऐसे आप स्ट्रक्चर पहले बना लेना। अब क्या करना है, देखो कार्बन 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 कार्बन, अब जो भी बचा है ऐड कर दो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इस तरीके से करोगे तो कभी गलती नहीं होगी, ठीक है ना। ये आप इस तरीके से आप करना। साइक्लो बेंजीन की बात करते हैं, बेंजीन की बात करते हैं, तो मेरी तरफ से तो मैं आपको बेंजीन बता रहा था, बेंजीन किस तरीके से बनाना है। तो शायद बेंजीन वाला वीडियो वहां पे कट हो गया था। तो बेंजीन वाला अब किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे आप एक बार नजर फेर के देख लीजिएगा। मैंने सब यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको कोवेलेंट बॉन्ड पूछा जाए, कोवेलेंट का मतलब जो ये कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, वो आपसे पूछा जाए किस तरीके से। हो सकता है कार्बन हाइड्रोजन पूछ ले, हो सकता है कार्बन कार्बन। तो एक बार स्ट्रक्चर आप बनाइएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। रिंग वाला देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो क्वेश्चन आ चुका है, कोवेलेंट बॉन्ड कितने होते हैं। सिंगल 9 होते हैं, डबल 3 होते हैं। तो ये किस तरीके से बनाना है मैंने आपको सिखा दिया। अगर किसी को फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वो देख ले किस तरीके से। सबको याद रखना है बेंजीन में क्या होता है। बेंजीन आप सबसे पहले 6 वाला स्ट्रक्चर बनाओगे, ऐसे 6 की साइकिल बनाओगे। एक क्या करो, कहीं भी एक डबल बॉन्ड आपने यहां बना दिया, एक छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, फिर एक डबल बॉन्ड बनाओ, फिर एक ये छोड़ दो, फिर एक डबल बॉन्ड बनाओ। इस तरीके से आपको काम करना है। अब पूछेंगे सर हाइड्रोजन कैसे बनाए। देखो ये जो भी नोक है वो क्या है, कार्बन है। जो भी नोक है वो कार्बन है। तो मैंने कहा कार्बन के 4 हाथ पैर होते हैं। इस कार्बन को देखो, 2 इधर दिया है, एक इधर, तो इसका मतलब 1 हाइड्रोजन आएगा। सब पे ऐसे ही 1 हाइड्रोजन आएगा, सब पे 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, यानी 6 कार्बन तो 6 ही हाइड्रोजन। तो इसमें क्या आ जाएगा, टोटल आपके 9 सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे और 3 आपके डबल बॉन्ड आ जाएंगे। इस तरीके से पूरी कहानी आपको ध्यान देना है। अगले टॉपिक पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेरी तरफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा क्या, बल्कि फिक्स टॉपिक समझो, वो आपका ये पूरा है। सबसे पहले समझो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप देख लो, एन एटम या ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी चेन के अंदर अगर ऐसा ग्रुप ऑफ एटम है जो कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है, जैसे कि किसी के अंदर OH लग गया, मतलब वो अल्कोहल है। अब कितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं पहले तो वो पहचानो। फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले पहचानो। सबसे पहले ध्यान से देखो, ये आपका आएगा। और फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला क्या है, हेलो यानी हेलोजन जो होते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन। बात समझ में आई। एल्कोहल OH, एल्डिहाइड CHO, यानी C डबल बॉन्ड O के साथ एक हाइड्रोजन है। और मेरी तरफ से याद रखना भैया, ये किनारे पे होता है। कीटोन C डबल बॉन्ड O, देखो दोनों तरफ लगा है, मतलब ये बीच के अंदर होगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो देखो सबके क्या क्या लगेंगे। एल्कोहल, लास्ट में OL आ रहा है तो इसके लास्ट में भी OL। इसमें एल्डिहाइड AL, ये दोनों कंफ्यूजन होती है, तो मैंने ऐसे याद किया। देखो एल्डिहाइड को मैंने याद कर दिया अल, तो दूसरा वाला OL हो जाएगा। कीटोन में 1। अब पूछा जाता व्हाट इज द होमोलॉगस सीरीज। तो होमोलॉगस सीरीज है क्या, तो मैंने कहा फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। यानी सबसे पहली कंडीशन ये है कि फंक्शनल ग्रुप सेम होने चाहिए। दूसरी क्या होना चाहिए कि भाई CH2 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए। क्या मतलब इसका है सर, इसका मतलब यह है कि अगर किसी के अंदर, पहले के अंदर CH3 है, तो अगली जो होनी चाहिए CH3 के साथ साथ CH2, फिर अगला वाला फिर से सब में क्या CH2 ऐसे ऐड करते जाओ। यानी किसका डिफरेंस है, CH2 यूनिट का डिफरेंस है। तो बताओ कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1 × 2 2, तो 12 + 2 कितना हो जाएगा, 14 का डिफरेंस आएगा। कितने का आएगा, 14 का डिफरेंस आएगा। अब क्या होगा, देखो अब 14 का डिफरेंस आ रहा है तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो सेम है यार। अगर किसी के अंदर OH है तो OH ही रहेगा, OH नहीं चेंज होगा। तो इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, उसकी सेम रहेगी। किसके किसके आए हुए हैं वो आप ध्यान देख लो, यहां पे आपको मिल जाएगा किसके किसके आए हुए हैं। देखो
एक तो एल्कोहल के OH, तो पहले CH3OH है, फिर आपने एक CH2 ऐड किया है। क्लोरीन में CH3Cl है पहला वाला, दूसरा वाला CH3CH2Cl है। इसी तरीके से मान लो CH4 है। सब में क्या करना है, जितने भी आपको पूछा जाए, एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, एल्डिहाइड हो, किसी का भी आपसे पूछा जाए, पहला मेंबर लिखो, पहला मेंबर लिखो, CH2 ऐड करते हुए जाओ, पहला मेंबर लिखो CH2 सबके अंदर। मैंने इसलिए आपको बुक दिखवाया है कि इसमें लिखा है, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ के देख लीजिएगा, एक बार अच्छे से पढ़ के देखिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। फिर आते हैं हम लोग नेमिंग के ऊपर कि नेमिंग कैसे करनी है। नेमिंग पे क्वेश्चन आते हैं एक आध नंबर के, नेमिंग कैसे करनी है। तो सबको पहले ही पता होता है भाई, एक कार्बन को मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, एर, ये सारी चीजें होती हैं ना, एन, इन, आइन सबको पता होता है। मेन क्या याद रखना होता है, देखो इतना ही खाली याद रखना है कि क्लोरीन और ब्रोमीन अगर आ जाएगा तो उनको पहले लिखना है, क्लोरो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन। क्लोरीन और ब्रोमीन को पहले रखना है, बाकी सबको बाद में रखना है। बाकी सबको कहां रखना है, बाद के अंदर रखना है, ठीक है ना। देखो एक बार खाली इस टेबल को पढ़ के देख लो, एक बार इस टेबल को पढ़ के देख लो, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी क्या क्या हुआ है। तो आपको इतना ही याद रखना है पूरे में, भैया देखो मान लो ये दो कार्बन है, दो कार्बन का मतलब एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो एथेन तो होगा, एथेन तो होगा। अगर ये क्लोरीन यहां पे प्रेजेंट है तो क्लोरोइथेन हो जाएगा, ब्रोमीन है तो यानी क्लोरीन और ब्रोमीन को हम क्या करेंगे, पहले नाम देंगे, क्लोरो ब्रोमो पहले नाम देंगे। बाकी किसी के अंदर मान लो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, इसके अंदर OH लग गया है, तो बताओ सबसे पहले कितने कार्बन है, चार, यानी ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, और ये एल्कोहल है, क्या होता है, एल्कोहल के लास्ट में लगता है ऑल, तो ब्यूटेनॉल, ई हट जाता है। ऐसे ब्यूटेन 1, एल्डिहाइड का ब्यूटेनॉल, कोई भी नाम देंगे तो सबको पहले कार्बन लिखो, एन, इन, आइन लिखो जो भी है, और लास्ट में क्या है, अगर ये OH है तो OL लग जाएगा, एल्डिहाइड हो तो अल लग जाएगा, बीच में कीटोन होगा। बट याद क्या रखना है आपको, देखो ध्यान हमेशा याद रखना है कि अगर C डबल बॉन्ड O है, अगर किनारे पे लगा है तो ये एल्डिहाइड होगा, अगर वही C डबल बॉन्ड O किसी कार्बन, दो कार्बन के बीच में लगा है, कीटोन होगा यानी ऑन होगा। और अगर C डबल बॉन्ड O के साथ OH लगा है, अब कंफ्यूज सर, कुछ लोग कहेंगे सर ये अल्कोहल है ये कीटोन है, नहीं भाई, ये पूरा एक साथ क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा एक साथ हो जाएगा। फिर आते हैं कंबस्टन रिएक्शन पे, आपने पढ़ ही लिया है कंबस्टन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिसको जलाया जाता है। अब मैं आपसे क्या कहूंगा, सबसे आसान तरीका देखो, जिसके अंदर कार्बन और O2 है, CO2 बन जाता है, सबको पता है। कार्बन, किसी के अंदर भी कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन से CO2 बना लो, हाइड्रोजन से H2O बना लो, सीधा कार्बन से CO2 बना लो, हाइड्रोजन से H2O बना लो, चाहे वो एल्कोहल, तो एल्कोहल वाला इंपॉर्टेंट रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एल्कोहल वाला। अगली कुछ रिएक्शन है, कुछ चीजें मैं आपको बताना भूल क्या गया, समझ लो, वो जो आपने है ना सूटी फ्लेम वगैरह होता है, कोई बर्न करता है नहीं बर्न करता है, तो एक बार आप पढ़ के चले जाइएगा, जो आपके एनसीईआरटी में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा क्या क्या होता है, एकदम ऊपर वाले की तरफ देखो, है ना, ये सही से। चलो सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन की तरफ चलते हैं। भाई देखो ये एल्कोहल है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा के हम एसिड, तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एसिड में तो क्या है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMNO4 और K2Cr2O7। कल को हो सकता है दो कार्बन है तो ये क्या है आपका एथेनॉल है, कल को हो सकता है बोल दे प्रोपेनॉल, तो कभी भी आपका आएगा एल्कोहल, तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिड बनता है। KMNO4 और K2Cr2O7 जो आपका परमैग्नेट और आपके जो है डाइक्रोमेट हैं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, भैया ये ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा एडिशन रिएक्शन, देखो ये डबल बॉन्ड है, क्या इसे बोलेंगे, अनसैचुरेटेड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड बोलेंगे। इसको जब इसमें आपने हाइड्रोजन को ऐड किया, यानी इस बॉन्ड को देखो, इस बॉन्ड को तोड़कर आपने दो तरफ हाइड्रोजन ऐड किया, तो क्या हो गया, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड। किसके प्रेजेंस में, निकिल के प्रेजेंस में होता है, किसके प्रेजेंस में होता है, कंडीशन क्या हो, दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये क्या है कि भैया डबल बॉन्ड हो यानी अनसैचुरेटेड हो, दूसरी कंडीशन क्या है भैया, निकिल इसके अंदर होनी चाहिए। बात समझ में आई। तो अनसैचुरेटेड में कौन कौन आते हैं, आपके जो वेजिटेबल ऑयल हैं वो आते हैं, और सैचुरेटेड में क्या आते हैं, एनिमल फैट आते हैं, क्या आते हैं, एनिमल फैट आते हैं। बस मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाती है। दूसरा सब्स्टिट्यूशन, देखो पहले कार्बन के साथ क्या था, हाइड्रोजन था, चार हाइड्रोजन था, क्लोरीन अलग बैठा था, अब जो है एक क्लोरीन आके वहां पे आ गया है, यानी सब्स्टिट्यूट कर दिया है, सनलाइट के प्रेजेंस में होगी, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो सनलाइट के प्रेजेंस में दो रिएक्शन आई, अगर किसी को याद हो, एक AgCl वाली रिएक्शन आती थी जो टूट जाती थी, तो वो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती थी। तो ये आपको ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब सीधे हम आते हैं किसके ऊपर, प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल के ऊपर। एथेनॉल की जो प्रॉपर्टीज हैं हम उनके ऊपर आते हैं, फिर हमारी पूरी कहानी खत्म हो जाती है, चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। तो मेरी समझ से एथेनॉल की प्रॉपर्टी को आप एनसीईआरटी से ही पढ़ें तो ज्यादा बेटर होगा, एनसीईआरटी से ही पढ़ें तो ज्यादा बेटर होगा। एक बार आप पढ़ के देख सकते हैं एथेनॉल की क्या क्या प्रॉपर्टी है, कि एथेनॉल को कहां कहां पे यूज किया जा सकता है। गुड सॉल्वेंट होता है, गुड सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना, वाटर के अंदर सॉल्यूबल होता है,
थोड़ा सा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा पी लेंगे तो लीदल होता है, जानलेवा हो सकता है। अब मैं इन सारी की रिएक्शन को एक साथ लिखने की ट्राई करता हूँ। अब आते हैं हम लोग रिएक्शन के ऊपर, और 2025 में इसमें से आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कोई भी मिल सकता है। पहला, एल्कोहल जो है आपने बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ लिया, कैसे डिनोट करते हैं, एथेनॉल C2H5OH, या हो सकता है आप इस तरीके जनरल फार्मूला आपको लिखता हुआ मिल जाए। सबसे पहले देखो ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे यानी कंबशन करवाएंगे तो CO2 और H2O गैस मिलती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब आते हैं मेटल, अगर इसको मेटल के साथ निकलेंगे तो हल्का सा इसके अंदर देखो OH है, तो यानी ये बन जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। ये आप याद रखिएगा, मेरी तरफ से ये स्टार है, सोडियम इथॉक्साइड। क्या हुआ, देखो H है तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, O माइनस Na+ बन जाएगा सोडियम इथॉक्साइड। अगर कंसंट्रेट H2SO4 है, कंसंट्रेट है, इसका मतलब ये पानी निकालेगा। ये क्या निकालेगा, पानी निकालेगा, यानी कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन कार्बन का। अब यहीं से फिर से आप क्या कर सकते हो, निकिल और हाइड्रोजन डाल के आप एडिशन रिएक्शन करवा सकते हो। बात समझ में आई? कुछ लोग कहेंगे सर कैसे हुआ है, एक बार बता दीजिए, तो मैं इसको ऐसे बताता हूँ। देखो ये कार्बन कार्बन है, यहाँ पे कार्बन के साथ क्या है OH, यहाँ पे हाइड्रोजन है, सही है। ये पानी निकल गया, ये पानी निकल गया तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका यूज अभी करवाऊंगा। देखा, ये क्या है आपका एसिटिक एसिड, क्या है एसिटिक एसिड। जैसे ही इसको आप रिएक्ट करवाते हो किसके साथ, बेस के साथ, किसके साथ, NaOH, यानी बेस के साथ रिएक्ट करवाते हो, ये बेस है, ये एसिड है, तो क्या बन जाएगा, वाटर, साथ में सॉल्ट। सॉल्ट का नाम याद रखना, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसिटिक एसिड से क्या बन जाएगा, एसीटेट। दूसरा, जैसे इसको एसिड को आपने पढ़ा है, एसिड को, इस एसिड को जैसे ही बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, या सॉरी कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट हो सकता है, कोई भी, दोनों दिया हो, दोनों इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, तो आपका CO2 गैस मिलेगी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एथेनॉल को एथेनाइक एसिड को आप कैसे अलग करोगे केमिकली, तो आप कहोगे भाई Na2CO3 से रिएक्ट करवाओ, एथेनॉल रिएक्ट नहीं करेगा, ये रिएक्ट कर लेगा और ये CO2 गैस दे देगा। अब आते हैं, अगर हम एसिड और सॉरी एल्कोहल और एथेनॉल दोनों का रिएक्ट करवा दें तो क्या होगा, तो आपको इस चीज को याद रखना है, आपको इस चीज को याद रखना है कि देखो, अगर आपका कभी भी एसिड प्लस एल्कोहल, आपका कभी भी एसिड प्लस एल्कोहल रिएक्ट करता है, उससे बनता है ईस्टर। क्या बनता है, ईस्टर बनता है, जो कि आपके एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। मैं वही रिएक्शन आपको बना के दिखा देता हूं। जब कभी भी एसिड, समझना, एसिड और एल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे, ईस्टर क्या डालते हैं हम लोग, वही कंसंट्रेट एसिड डालते हैं। तो कैसे याद रखोगे भैया, देखो इसमें पानी निकाल दो, यानी H2O, और H2O के अंदर क्या होता है, OH होता है और H होता है। यही आपको खाली क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना। तो यहां से देखो, यहां से आप OH निकाल दो, यहां से H निकाल दो, तो यहां से क्या बच गया, देखो ये वाला पार्ट पूरा देख लो, ये वाला पार्ट आपका पूरा बच गया, सॉरी, है ना। कहीं से भी आप देख सकते हो कि एक तरफ से आपको, मतलब कैसे भी आप याद रख लो कि पानी निकाल दोगे तो आपको क्या बन जाएगा, आपका ईस्टर बन जाएगा। स्मेलिंग सब्सटेंस होती है, एसिड इसीलिए डालते हैं पानी निकालने का, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं इन सब चीजों को। और इसी ईस्टर के अंदर आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर इसी ईस्टर के अंदर आप क्या डाल दो, बेस, क्या डाल दो, NaOH, आप बेस डाल दो, तो फिर से आपको क्या मिल जाता है, आपको यही एल्कोहल फिर से मिल जाता है, बट एसिड नहीं मिलता है। एसिड की जगह आपको क्या मिलता है, CH3COONA। कोई कहेगा सर ऐसा क्यों हुआ, अगर आप इसके अंदर बेस डालोगे, एल्कोहल तो मिल गया, एसिड क्यों नहीं मिला, तो इसको सिंपल से दीजिए, ये देखो एसिड मिला था, एसिड है और ये क्या है, बेस, तो एसिड और बेस मिलकर क्या बना लेंगे, साल्ट फिर से बना लेंगे। तो ये पूरी कहानी थी, यहां तक आपका चैप्टर था, यहाँ का पूरा। बाकी आपको जो सोप एंड डिटर्जेंट है, इसको पढ़ाने से मैं कह रहा हूं, सोप और डिटर्जेंट का अलग सा वीडियो मेरे आपको डिस्क्रिप्शन यानी लिंक आपको मिल जाएगा, वहां आप पूरा अच्छे से देख सकते हो, कोई फायदा नहीं यहाँ पे। तो आपका बचा क्या हुआ है, सिर्फ मेटल और नॉन मेटल बचा हुआ है, ठीक है ना। हो तो मेटल और नॉन मेटल को मैं अलग से लैपटॉप पे आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको ध्यान देना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। पढ़िएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों को, सारे स्कूलों में लाइक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों, आपका मेटल और नॉन मेटल पूरा आपको जो मैंने कहा था करवाने को, देखो अगला पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले मेटल नॉन मेटल की यहाँ पे आपको फिजिकल प्रॉपर्टी लिखी हुई है, जो हाईलाइटेड पोर्शन बता रहा हूँ आपको उसी को ध्यान देना है, पहले से पढ़ रखा होगा। सब मेटल सॉलिड होते हैं, लिक्विड क्या होता है, सिर्फ एक मरकरी होता है। ब्रोमीन नॉन मेटल में लिक्विड होता है, बात ये आपको इतनी याद रखना है। लस्टर में जो लेड होता है, लस्टर नहीं होता है, ठीक है ना, बाकी सारे होते हैं। नॉन मेटल में जो हाईलाइटेड पोर्शन है, आयोडीन और ग्रेफाइट, इनके अंदर लस्टर वाली प्रॉपर्टी होती है। मेटल मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं, ये नहीं होते हैं। हार्ड में अगर आप देखेंगे, हार्डनेस आपको याद रखना है कि मेटल में जो है सारे हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम चाकू से भी काटे जा सकते हैं, ठीक। इसमें डायमंड सबसे हार्डेस्ट होता है, ये आपको इतना पढ़ा होगा। कंडक्टिविटी में आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कंडक्टिविटी में मेटल कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल में ग्रेफाइट सिर्फ कंडक्टर होता है। पार्ट ये आपको याद रखना है, ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टर होता है। अच्छा, हीट
आपको अगर पूछा जाए बेस्ट कौन होता है, तो हीट में बेस्ट सिल्वर होता है, पुअर में आपका लेड होता है और मरकरी होता है। मेल्टिंग पॉइंट में गैलियम का सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये आपको इतना ध्यान रखना है। बाकी एक बार आप हाईलाइटेड पोर्शन को यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारे काम का था मैंने सारा आपको बता दिया। क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया था एक बार खाली आप जल्दी जल्दी में एक बार देख सकते हैं, है ना, एक बार आप जल्दी जल्दी में खाली देख सकते हैं कौन कौन कुछ तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। बस इस तरीके से आपको जो वीआईपी लगाया उसको एक बार जरूर पढ़ के देखिएगा वीआईपी वाले को। अब आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल के। सबसे पहले मेटल और ऑक्सीजन, जैसे ही मेटल और ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, रिएक्शन होगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। सही बात है, मेटल ऑक्साइड हमने बताया था बेसिक नेचर का होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आपके एम्फोटेरिक होते हैं, ना एसिडिक ना बेसिक, यानी दोनों होते हैं, है ना, जैसे एल्युमिनियम और जिंक, ये क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक, अब कैसे आप जानोगे कैसे क्या क्या है, तो देखो सबसे पहले आपने पोटेशियम को सोडियम को रिएक्ट करवाया, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ, तो आपने देखा कि भाई आग लग गई, बहुत तगड़ी रिएक्शन हुई, बहुत तगड़ी रिएक्शन हुई, तो आपने उनको क्या किया, ठंडा करने के लिए केरोसिन ऑयल में डाल दिया। फिर आपने क्या हुआ, मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक को देखा तो उतना ज्यादा रिएक्शन नहीं हुआ। सिल्वर और गोल्ड रिएक्शन करते ही नहीं है, एकदम बेकार होते हैं, ना के बराबर रिएक्शन करते हैं, है ना, ये आपको इतना याद रखना। तो यहाँ पे लिखा है सोडियम और पोटेशियम तबाही है, आग लग जाती है, केरोसिन में रखते हैं। मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक ये लेयर बना लेते हैं, और Ag और Au ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं। फिर वाटर के साथ सेम ये कहानी वाटर के साथ है कि जैसे ही ये लोग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल और वाटर, तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब हाइड्रोजन गैस क्या होती है, सबको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भैया इतनी तेज रिएक्शन होती है, इतनी तेज रिएक्शन होती है कि आग पकड़ लेती है। कौन, फिर से वही तबाही वाले सोडियम और पोटेशियम। कैल्शियम का क्वेश्चन पूछा जाता है या मैग्नीशियम का कि भाई कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन हॉट वाटर से तो कर लेते हैं, लेकिन ये फ्लोट क्यों करते हैं, तो आप यही आंसर दोगे क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनती है तो इतनी आग लगती नहीं है, हाइड्रोजन गैस में इस वाले में आग लगती नहीं है, तो बबल बन जाता है, और पानी के अंदर जब भी बबल बनेगा उसको तैराएगा। और बाकी एल्युमिनियम है और आयरन है, ये सारे क्या होते हैं, सॉल्युबल होते नहीं है, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। फिर वही वीआईपी ही आपको याद रखना है, सोडियम और पोटेशियम तबाही होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम लेस तबाही होते हैं, ठीक है ना, इसलिए तैरने लग जाते हैं। एल्युमिनियम और आयरन ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं, कॉपर है, पीबी है, एजी है, एयू रिएक्ट ही नहीं करते हैं। फिर आते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अब ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ही मेटल और एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है, सबको पता होता है, हाँ, लेकिन अगर कभी भी आपका एसिड आ जाए नाइट्रिक एसिड, जो कि बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो अब हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा वीआईपी रीजन क्या देंगे आप कि भैया ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि H2 को H2O में कन्वर्ट कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। लेकिन दो लोग होते हैं मन मांगे हाइड्रोजन, कौन कौन, Mg और Mn, इनके साथ हाइड्रोजन गैस दे देते हैं। ओके, फिर आपको पढ़ ही लिए हैं कौन ज्यादा रिएक्टिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको पढ़ा चुका हूं, रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको पढ़ा चुका हूं, इसमें क्या याद रखना है आपको ये भी पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर कहां भाग गए भाई सारे, ओके वेट गाइस, वेट 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 वेट, आई थिंक नेटवर्क एरर, एक मिनट, नेटवर्क एरर आ गया था। तो आगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल सबको पता है H2 और एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं ऐसे, लेकिन जैसे ही ऑक्साइड के साथ ऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ कार्बन, तो नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं आपको ध्यान होगा, ये होते हैं एसिडिक होते हैं, ठीक है ना, ये आपका, और CO क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ये आपको ध्यान होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे है, एक बार आप खाली नजर फेरिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ये मैं बताऊंगा तो लंबा होगा, एक बार खाली आप नजर फेरिएगा कि क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, रोक के आप देख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, अब अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा चलो ठीक है, रोक देता हूं। ऑकरेंस ऑफ द मेटल, मेटल कैसे कैसे ऑकर करती है। मिनरल, सबसे पहले आपको ध्यान देगा कि भाई मिनरल क्या होते हैं, द एलिमेंट आर कंपाउंड विच ऑकर नेचुरली, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो नेचुरली होते हैं वो मिनरल्स होते हैं। उन मिनरल में जो वेरी हाई कंसेंट्रेशन होते हैं मेटल की, उन्हें क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। बात समझ में, तो आर ओल जो है वो मिनरल होते हैं, ठीक, इस तरीके से आप कह सकते हैं। चलो अब आते हैं यार कौन से एलिमेंट, कौन से मिनरल्स किस में पाए जाते हैं। तो ऊपर वाले जितने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई जाएगी, स्टार लगाया हुआ है। बीच वाले कम रिएक्टिव होंगे तो सल्फाइड और ऑक्साइड और कार्बोनेटेड और होंगी, जिसमें आपका रिडक्शन का यूज होगा। सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन आया वो लेस रिएक्टिव कौन होते हैं, Ag और Au, जो कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फिर आते हैं कौन कौन से स्टेप होते हैं मेटलर्जी के, तो पहले इनरिचमेंट ऑफ और एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग, तो ये आपका एनसीईआरटी का टेबल बना हुआ है। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव उनको आपने इलेक्ट्रोलाइसिस यानी पानी के अंदर करवाया, जो सबसे कम रिएक्टिव उनकी सल्फाइड और है रोस्टिंग करवाया। फिर आते हैं अगर मीडियम वाले क्या करेंगे, तो मीडियम वाले भैया क्या करते हैं, कार्बोनेट और है और आपके सल्फाइड और हैं, तो
तो कार्बोनेट और कैल्सिनेशन याद रखना, सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन, तो सल्फाइड और का रोस्टिंग किया जाएगा। बात समझ में आई? दोनों किसमें कन्वर्ट होंगे? ऑक्साइड ऑफ द मेटल में, और फिर रिडक्शन करवा दिया जाएगा। तो कैल्सिनेशन रोस्टिंग में वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको लिख दिया है। रोस्टिंग में क्या होता है देखो, याद कैसे रखा है मैंने भी, मैं आपको बताता हूं। O2, अगर O2 नहीं है यानी आपको ने O2 को कैंसिल कर दिया, तो कैल्सिनेशन, क्योंकि O2 पहले से, देखो ऐसे याद रखो, कार्बोनेट और ऑक्सीजन पहले से है तो हम ऑक्सीजन कैंसिल कर देंगे, नहीं लेंगे, एब्सेंस में कैल्सिनेशन। बात समझ में आई? और CO2 आपको यहाँ पे मिलेगी। बात समझ में? इस तरीके से गैंग क्या होता है? गंदगी। गैंग क्या होता है? गंदगी होती है। फिजिकल और केमिकल से आप अलग कर सकते हो। फिर यार आता है कि अगर जो लो रिएक्टिविटी सीरीज में जो एकदम नीचे वाले हैं जैसे Hg है, ये सब क्या करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे? तो पहला याद रखना यहाँ पे स्टार हाईलाइट पोर्शन है सीना बार, कि मरकरी की जो ओर होती है उसे बोलते हैं सीना बार। क्या करते हैं, इसको जैसे ही आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, यानी यार जो सल्फाइड हो रहा है ना, देखो ऑक्सीजन नहीं है यानी सल्फाइड हो रहा है, तो क्या करवाएंगे? रोस्टिंग करवाएंगे। तो क्या हो जाएगा, आप हीट करवा रहे हो तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये सीधा हीट कर दोगे तो ऑक्साइड से क्या रिडक्शन हो जाएगा? मेटल निकल आएगा। इसी तरीके से Cu2S है, इसको हीट कर देंगे तो निकल आएगा। और जो बीच में, ये तो ऊपर वाला था, अब ये जो आएंगे बीच वाले, बीच में कौन कौन से हैं? इसमें सल्फाइड और भी है और कार्बोनेट और भी है, सल्फाइड और भी है और कार्बोनेट और भी है। तो कार्बोनेट की कैल्सिनेशन करवाएंगे, सल्फाइड का क्या करवाएंगे? आप हीट करके इसको रोस्टिंग करवाएंगे। बट ध्यान क्या देना है, दोनों के दोनों जो है ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है, देखो इधर इस साइड देखो एकदम राइट में 2013 वाला क्वेश्चन, कि आपने इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट क्यों किया? तो मेरी तरफ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वीआईपी क्वेश्चन में जाता है 2025 के लिए, क्योंकि ये रिड्यूस करना आसान है, ऑक्साइड को रिड्यूस करना आसान है। फिर आते हैं भाई, अगर सबसे ऊपर वाले क्या होते हैं? सबसे ऊपर वाले, क्योंकि दूसरे देखो रिड्यूसिंग एजेंट अभी तक आप यूज करोगे, ठीक, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, इनमें रिड्यूसिंग एजेंट आप खुद ही रिड्यूसिंग ना, बिकॉज ये दूसरे को खुद ही रिड्यूसिंग एजेंट है। बात समझ में? दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं। तो इस तरीके से पूरी कहानी होती है। फिर आते हैं ये रेलवे ट्रैक वाला, क्या कहानी है? तो हमने कहा भाई आपने क्या लिया? Fe2O3, तो इसको जैसे ये हटा, हीट निकली, पिघल गया। इस तरीके से पूरी कहानी होती है। ये एक बार पैराग्राफ आप पढ़ के देख सकते हो, ठीक है ना? इस तरीके से टॉप में जो होते हैं, सबसे टॉप में मैंने कहा था जो सबसे टॉप में है, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनको हम लोग करवाते हैं किस तरीके से? इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। साइड में क्वेश्चन वीआईपी आपको दिया है। देखो कार्बन का यूज क्यों? कार्बन यूज नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि देखो O2 है ना, वो टॉप है कार्बन से, O2 की जो चाहत है वो टॉप वालों की ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाते हैं। तो रिडक्शन का मतलब देखो कार्बन, ठीक है ना, ये कैथोड माइनस, तो एक कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो आप याद रख लीजिएगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, Cl माइनस से Cl2 गैस रिलीज होती है। ठीक, आगे रिफाइनिंग किस तरीके से की जाती है? वीआईपी 4-5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, एक बार आप पढ़ के इसको देखिएगा, किस किस तरीके से पूरी रिफाइनिंग का स्टेप पूरा आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, क्या क्या आपने यूज किया है, किस तरीके से आप काम करेंगे, पूरा आपको लिखा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखे हुए हैं, सारे एक बार पढ़ के आप देख लीजिएगा। एक्सप्लेन ऑलरेडी हो चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, देख लीजिए एक बार। ठीक है ना, धीरे धीरे आता जा रहा है, देख लीजिए, रोक के आप देख सकते हैं। मेरा मकसद ये है कि आप एक बार खाली पढ़िए और दिमाग में बैठाइए। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा, जहां वीआईपी लिखा उसको स्पेशल पढ़िएगा, ठीक है। चलो कोरिजन वाला मैं आपको बता ही चुका हूं, फिर भी एक बार देख लो कि सिल्वर ब्लैक में हो जाता है, कॉपर से कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, आयरन से आयरन का रस्ट बन जाता है। ये पूरी कहानी है पूरी। प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन, गैल्वेनाइजेशन, जिंक, एलॉय, आयरन, स्टील, ये सारे आपको एक बार खाली पढ़ लें। तो ये पूरी कहानी आपकी यहां तक खत्म होती हुई है। तो आई थिंक आपको एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा, मैं बोल रहा हूं। कैल्सिनेशन रोस्टिंग फिर से पढ़ के जाइएगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। तो एक नंबर भी आपके नहीं कटेंगे, बात समझ में आई। चलिए मिलते हैं फिर, अब केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फिजिक्स की बारी है। थैंक यू वेरी मच।